Okay, Manik. So, good afternoon. Now we are completing a management audit and operational audit. अब ये दो चैप्टर इस दो का कॉम्बिनेशन इज योर चैप्टर 3. Chapter 3 is about management audit and operational audit. Before starting anything about this management and operational audit, okay, let me give you one of the basic criteria or basic thing by which you will understand, okay, how these audits are done and actually processed. मैनेजमेंट ऑडिट की जब बात करें, यानी एक्चुअली मैं एक डिफरेंस बिटवीन समझा रहा हूं बिटवीन मैनेजमेंट ऑडिट एंड ऑपरेशनल ऑडिट का. जब मैनेजमेंट ऑडिट की बात करें तो यहां पर जो मैनेजमेंट ऑडिटर रहेगा वो क्या करेगा मालूम है? वो ऑडिट ऑफ मैनेजमेंट करेगा. When I say audit of management करेगा, इसका मतलब does management have a quality to manage the things or not? It is something like that कि भाई ये मैनेजमेंट का जो बंदा है, ये पर्सन, the person who is there sitting at particular level of management, whether he is performing his functions correctly or not, whether he is managing the things or not, उसके क्वालिटी ऑफ मैनेजिंग द थिंग्स को देखा जाएगा. यानी यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इट इज सब्जेक्टिव. ऐसा हो सकता है, अरे बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यार. जब अगर मैं आपको ऑडिट करने आऊंगा और मैं देखूंगा आप कैसे पढ़ाई कर रहे हो, आप थोड़ा प्रैक्टिकली समझो इसको. मैंने अपनी जैसे पढ़ाई की है या मेरे पास जो एक्सपीरियंस है पढ़ाई का, अब जब मैं आपके पास आऊंगा और मेरे को ये बताया गया, आपके पेरेंट्स मुझे अपॉइंट करते हैं, बोलते हैं यार अमित एक काम करो, ओके, सी वेदर हाउ दे आर डूइंग, दे आर मैनेजिंग द थिंग्स ऑफ स्टडीज और नॉट. ये मैनेजमेंट है. रिजल्ट्स की बात ही नहीं कर रहे हम लोग. We are nothing to do with results, whether you are doing the things correctly, managing the things correctly or not. अब प्लीज अंडरस्टैंड, अब मेरा प्रिंसिपल कैसा है, मैं लेट नाइट तक नहीं बैठता. बहुत रेयरेस्ट सीन है लेट नाइट तक, मतलब पढ़ने की बात कर रहा हूं. लेट नाइट तो अपन जागते भी है, 1:30-2 बज जाती है सोते सोते. ओके, इट हैपेंस ऑल डे, एवरी डे. ओके, लॉकडाउन के बाद तो लगी पड़ी है. बट पढ़ाई करने की बात आती थी, मेरे पढ़ाई करने का बात आता था, तो मैं हमेशा क्या करता था, रात को सो जाता था. जल्दी मतलब एकदम जल्दी नहीं, बट 11 बजे के रेंज में सो जाता था. एंड मॉर्निंग ओके 3:30 4 o'clock ये टाइम पे उठ के पढ़ता था. और मेरे लॉजिक ऐसा है कि भाई मॉर्निंग स्टडीज तोड़ देती है मतलब दिमाग में, क्योंकि कुछ चीज ही नहीं रहती है यार. अपन मल्टीपल चीजें सोचते भी नहीं रहते. सुबह जब उठते हैं एकदम फ्रेश रहते हैं और अपने कंटेंट में रहते हैं. डेफिनेटली नींद में भी रहते हैं, वो भी बात अलग है, वो भी बात आई एग्री ऑल टुगेदर. बट टू द एक्सटेंट, जोक्स अपार्ट, ओके, मेकिंग श्योर व्हाट माय ऑब्जेक्टिव इज दैट मैं अगर तुम्हें मैनेजिंग करना है और तुम मेरे को ऐसा मालूम पड़ता है एक स्टूडेंट इसमें से ऐसा है, ओके, हु इज सिटिंग कंप्लीट नाइट एंड स्टडिंग एंड अचीविंग द ऑब्जेक्टिव, और दिन में पूरा सोता है, मेरे हिसाब से तो भाई ये बंदा सही नहीं है. रिजल्ट क्या आ रहा है उसका डिस्कशन ही नहीं कर रहा हूं. रिजल्ट हो सकता है बहुत पास हो जाए, वो रैंक में आए. आई एम नॉट डिस्कसिंग दैट. दिस इज व्हाट एग्जैक्टली यू शुड अंडरस्टैंड विद मैनेजमेंट ऑडिट. मैनेजमेंट ऑडिट में क्या होता है, ओके, जो टॉप लेवल मैनेजर्स होते हैं, बोर्ड होता है या बोर्ड के लेवल के पर्संस होते हैं, दे आस्क द ऑडिटर टू परफॉर्म द मैनेजमेंट ऑडिट. ओके, एंड दिस मैनेजमेंट ऑडिट इज समथिंग विच इज वेरी क्रिटिकल व्हेन टॉप मैनेजमेंट और एग्जीक्यूटिव्स आर कंसर्न. Now they will be checking the मतलब competence of management, capability of management for performing the things, and this is very subjective because मैं ऐसा नहीं करता था, पर उसकी पोजीशन, उसकी जगह पे रह के बहुत सारी चीजें समझनी पड़ेगी. तो ये ऑडिट, जो मैनेजमेंट ऑडिट की बात कर रहे हैं ना, ये बहुत खतरनाक ऑडिट है. इतना आसान नहीं है. इट टेक्स ए कंसिडरेबल टाइम टू डू द मैनेजमेंट ऑडिट. डेफिनेटली अपना सिलेबस इतना बड़ा नहीं है कि कंसिडरेबल टाइम जाएगा, लेकिन सीरियसली बोल रहा हूं, जब ये ऑडिट किया जाएगा तो कंसिडरेबल टाइम जाता है. ऐसा नहीं जाके बोलूंगा अरे नहीं मैनेजमेंट का तो ताकत ही नहीं है. अरे बहुत सारे फैक्टर्स, एक फैक्टर्स कर अपन मैनेजमेंट ऑडिट को कंक्लूड करते हैं भाई. इट टेक्स ए टाइम. ओके, मैं आपको बता रहा हूं, ईयर्स, एक साल भर भी लग सकता है, साल भर लगता ही एवरेज पे, क्योंकि 1-2 दिन में या 1 महीने में अपन नहीं समझते थे वो मैनेजमेंट कैसे काम कर रहा है. तो इसीलिए पहला कॉन्सेप्ट आप समझिए, मैनेजमेंट ऑडिट इज समथिंग, ऑडिट ऑफ मैनेजमेंट. एंड ऑपरेशनल ऑडिट, नाम में बताया, ऑपरेशंस को चेक करना, यानी ऑपरेशन सही ढंग से हो रहा है कि नहीं. मैनेजमेंट ये देखना चाहता है जो ऑपरेशंस हो रहे हैं वो बरोबर हो रहे हैं कि नहीं. एंड इसका मतलब दिस इज ऑडिट फॉर मैनेजमेंट. तो पॉइंट टू बी नोटेड, व्हेन आई से मैनेजमेंट ऑडिट, इट इज ऑडिट ऑफ मैनेजमेंट का ऑडिट है. ओके, और जब मैं बोल रहा हूं ऑपरेशनल ऑडिट फॉर मैनेजमेंट, यानी ये मैनेजमेंट के लिए ऑडिट है. मैनेजमेंट बोल रहा है कि मेरे ऑपरेशन जो है उसको देखो, चेक करो. ओके, ये दोनों अलग अलग है, दोनों कंटेक्स्ट अलग अलग है. एक में हम लोग क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट देख रहे हैं, क्वालिटी ऑफ मैनेजिंग देख रहे हैं, और एक में क्वालिटी ऑफ ऑपरेशन देख रहे हैं. सर दोनों में डिफरेंस क्या होगा? ओके, ऑपरेशन मतलब क्या? ओके, पॉलिसी प्रोसीजर 1 2 3 4 5 6 परचेज करना है, सेल्स करना है, तो 1 2 3 4 5 6 इसके बाद परचेज होगा, 1 2 3 4 5 6 इसके बाद सेल्स एक्टिविटी पूरी होगी. ये बरोबर हो रहा है कि नहीं? दिस इज समथिंग विच इज कॉल्ड क्वालिटी ऑफ ऑपरेशंस. नाउ देन व्हाट एग्जैक्टली इज मैनेजमेंट ऑडिट? ओके, 1 2 3 4 5 6, ये 6 किसने बनाया? ये मैंने बनाया, मैनेजमेंट ने.
क्या उसने बरोबर रिसोर्सेज ध्यान में रखे, क्या उसने अपना बरोबर लॉजिक लगाया, क्या उसने रिस्क असेसमेंट बरोबर किया, क्या उसने कंट्रोल एनवायरनमेंट बरोबर डाले। कंट्रोल्स की बात मत करो, बट ओनली कंट्रोल्स विल नॉट बी चेक्ड हियर, इट्स कंप्लीट सेट। मैनेजमेंट, मैनेज कैसे कर रहा है ये बिजनेस को, ये बिजनेस को मैनेज कैसे कर रहा है ये देखा जाएगा। ऑपरेशन ऑडिट में ओके, एक करना था किया तूने, हाँ किया, दूसरा करना था किया तूने, यानी कहीं ना कहीं आप समझ रहे हो ऑपरेशनल ऑडिट थोड़ा सा इंटरनल ऑडिट जैसा हो सकता है। रियलिटी बात करें तो जो आज का इंटरनल ऑडिट रिक्वायरमेंट है, यानी आपने जो पिछला चैप्टर पढ़ा वो और ऑपरेशन ऑडिट देखे तो उसमें कोई डिफरेंस ही नहीं है। In operation audit, we review internal control system. In operational audit, we review compliance with policies and procedures. In operational audit, we review organization structure. In operational audit, we review whether objectives and goals are achieved or not. थोड़ी देर पहले पिछले लेक्चर में आपने वो चैप्टर में कंटेंट खत्म किया। भारे भारत माता की जय। अरे तो ऑल टुगेदर अगर ऑपरेशनल ऑडिट, सर ऑपरेशनल ऑडिट और इंटरनल ऑडिट में फर्क क्या है? देखिए, द करंट इंटरनल ऑडिट, पुराना इंटरनल ऑडिट कॉन्सेप्ट बहुत अलग था, इसीलिए तब डिफरेंशिएट करना आसान था। इंटरनल ऑडिट पुराना मतलब 2013 के पहले वाला, कंपनीज ऑडिट के पहले वाला। बट कंपनीज ऑडिट ने इंटरनल ऑडिटर का स्कोप इतना बढ़ा दिया कि उसके अंदर ऑपरेशनल ऑडिट ऑल टुगेदर कवर हो जाता है। यानी एज सच अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल ऑडिटर है तो ऑपरेशनल ऑडिटर को आज के डेट में डिफरेंस करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑल टुगेदर वॉट एवर ऑपरेशनल ऑडिटर विल डू, इंटरनल ऑडिटर इज अचीविंग दैट टारगेट। Then sir, what basically a management audit then we'll focus on managing. Okay, ये बरोबर मैनेज हो रहा है कि नहीं ये चेक करना इज मैनेजमेंट ऑडिट। तो अपने पास ये दो चीजें स्क्रीन पे देख सकते हो। ये जो शीट मैंने बनाई है ये शीट मैं अपलोड करूंगा जिसके अंदर 3 चैप्टर है, तीन पार्ट है। इंटरनल ऑडिट भी इसकी शीट में है, मैनेजमेंट ऑडिट भी इसी शीट में है, ऑपरेशन ऑडिट भी इसी शीट में है। तो आपको यही एक शीट से पूरा रिवाइज हो जाएगा तीनों पार्ट। तो मैनेजमेंट ऑडिट में क्या है? सबसे पहला डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट ऑडिट एंड ऑपरेशन ऑडिट, ये मैं बता चुका हूं। देयर इज अ टू डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट ऑडिट एंड ऑपरेशन ऑडिट। ओके, ऑडिट ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑडिट फॉर मैनेजमेंट, क्वालिटी ऑफ मैनेजिंग एंड क्वालिटी ऑफ ऑपरेशन। बस ये दो चीज याद रखिए, यानी आप ये याद रखिए, सॉरी मालिक, मैनेजमेंट ऑडिट इज नथिंग बट ऑडिट ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑपरेशनल ऑडिट इज नथिंग बट फॉर मैनेजमेंट। मेरे ख्याल से समझ में आए ये दोनों पॉइंट। तो पहला वाला लॉजिक मेरे लिए डिस्कशन प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके, नाउ व्हाट इज अ कंटेक्स्ट और हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर। तो अगर आप देखोगे तो मैनेजमेंट ऑडिट में आपके सामने टोटल 6 क्वेश्चन दिखेंगे। ओके, पहला वाला क्वेश्चन छोड़ दो, पहले वाले क्वेश्चन को कंसीडर मत करो, कुछ खाली स्टार्टिंग पॉइंट था। तो पहला क्वेश्चन है डिजायरेबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट। सर व्हाट इज मीनिंग ऑफ डिजायरेबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट? क्या ऑर्गेनाइजेशन डिजायर करता है मैनेजमेंट ऑडिट करना? अगर करता है तो एक स्ट्रक्चर फॉर्म करना पड़ेगा, उसके बेसिस पे ही मैनेजमेंट ऑडिट किया जाएगा। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में ये स्ट्रक्चर नहीं है तो मैनेजमेंट ऑडिट करना थोड़ी सी दिक्कत आएगी और कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम्स आएगी और मैनेजमेंट ऑडिट बरोबर कंक्लूड नहीं होगा। सर इसका मतलब इट इज समथिंग लाइक पॉलिसीज एंड प्रोसीजर, यानी आपके ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह से जाना चाहिए तो जाके ओके मैनेजमेंट ऑडिट कंप्लीट डिजायर, मतलब हम समझेंगे कि यू आर डिजायरिंग मैनेजमेंट ऑडिट, यानी देयर इज 100% डिजायरेबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट। Sir, is it compulsory under any act? Answer is no. This is something which are done by executives to identify. Okay, मैं वापस बोल रहा हूँ, this is nothing to do with deficiency or something like that. But it is to identify whether that person who is in that position, whether he is able to manage or not. Okay, या तो वो position change करे या तो उसमें कुछ control mechanism डाले या कुछ अलग चीजें करे। तो एग्जीक्यूटिव जानना चाहते हैं कि मैनेजमेंट वो बरोबर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, मतलब ओके उनके डिसीजन मेकिंग को यहां पर चेक किया जा रहा है। उनके मतलब एग्जांपल अभी आज कोविड में ओके हमने डिस्काउंट ऑफर करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मैनेजमेंट ने एक डिसीजन लिया, वो डिसीजन की क्वालिटी को हम लोग यहां पर मैनेजमेंट ऑडिट में चेक करेंगे, बिकॉज दैट इज टेकन। वो बोर्ड के पास जाके या सब कुछ करके बार बार तो नहीं होगा ना मालिक। तो ये पॉइंट अपन को देखना होगा, दैट इज व्हाट ए कॉन्सेप्ट। तो डिजायरेबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट मतलब क्या टॉप मैनेजमेंट सच्ची में चाहता है मैनेजमेंट ऑडिट करवाना, तो अगर है तो इस तरह से उन्होंने स्ट्रक्चर फॉर्म करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, तो दैट इज कॉल्ड डिजायरेबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट। उसके बाद क्वेश्चन आएगा मैनेजमेंट ऑडिट कंडक्ट कैसे करेंगे, ठीक है। उसके बाद आएगा प्रॉब्लम्स क्या क्या आएगी, ठीक है। उसके बाद आएगी वो जो प्रॉब्लम्स आएगी उसको सॉल्यूशन कैसे देंगे, यानी चार चीजें क्या है, डिजायरेबिलिटी यानी वेदर यू डिजायर और नॉट, सेकंड कंडक्टिंग मैनेजमेंट ऑडिट, थर्ड यू मे फेस सम प्रॉब्लम व्हाइल डूइंग मैनेजमेंट ऑडिट, नेक्स्ट हाउ टू ओवरकम दैट प्रॉब्लम व्हिच यू मे फेस ड्यूरिंग मैनेजमेंट ऑडिट, एंड नेक्स्ट मैनेजमेंट ऑडिट रिपोर्ट। ओके, कितने प्रकार की रिपोर्ट होगी, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स विल बी देयर, एंड लास्ट पॉइंट वो रिपोर्ट का कंटेंट क्या होगा, दैट्स इट। ओके, आंसर थोड़ी सी है। ओके, अगेन आई टोल्ड यू ऑलरेडी, आई कम्युनिकेटेड इन अर्लियर लेक्चर दैट यहां पर अगर आप देखोगे तो मॉड्यूल का सारा पॉइंट कवर है, मतलब देयर इज नो सिंगल थिंग्स लेफ्ट। तो यहां पर अगर आप इतना कर लेते हो तो भाई टारगेट अचीव्ड ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट।
तो सर मैनेजमेंट ऑडिट को अपन वापस से देख लेते हैं, एक बार देख लेते हैं मैनेजमेंट ऑडिट में कितने क्वेश्चन है। ओके देख लीजिए मैनेजमेंट ऑडिट में क्या है। पहला वाला छोड़ दीजिए, पहले वाला डिफरेंस बिटवीन छोड़ दीजिए। ओके उसके बाद है मेरे सर के ऊपर डिजायरेबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट, उसके बाद है कंडक्टिंग मैनेजमेंट ऑडिट, उसके बाद है बिहेवियर एस्पेक्ट्स ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट, बिहेवियर एस्पेक्ट्स जो प्रॉब्लम आएंगे वो, उसके बाद है सोल्यूशन टू बिहेवियर एस्पेक्ट्स इन मैनेजमेंट ऑडिट, उसके बाद है मैनेजमेंट ऑडिट रिपोर्ट्स, और उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट रिपोर्ट्स। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट रिपोर्ट्स इसका मतलब स्ट्रक्चर क्या होगा, कंटेंट क्या ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट का कंटेंट क्या होगा, ये डिस्कस किया गया है। तो ये स्टार्ट करते हैं, उसके बाद ऑपरेशन ऑडिट में जाते हैं मालिक। ओके तो सबसे पहले डिजायरेबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट। ओके सी व्हाट इज द स्ट्रक्चर। सबसे पहले आपकी ऑर्गेनाइजेशन में यू शुड हैव अ स्टेटमेंट ऑफ पॉलिसी। देयर शुड बी अ स्टेटमेंट ऑफ पॉलिसी वेयर इट मस्ट बी रिफ्लेक्टेड। आपकी पॉलिसी में ये रिफ्लेक्ट होना चाहिए कि देयर शुड बी अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर फॉर मैनेजमेंट ऑडिट। देयर शुड बी अ स्पेसिफिक, मतलब ये क्वाइट स्पेसिफिक होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए हम लोग को लगा तो करेंगे मैनेजमेंट ऑडिट, नहीं लगा, स्पेसिफिकली मेंशन होना चाहिए पॉलिसी स्टेटमेंट में कि भाई हम लोग के यहां पर हम लोग क्लियरली और कैटेगराइज करेंगे कि भाई इस तरह से कंपनी का मैनेजमेंट ऑडिट होने वाला है या मैनेजमेंट ऑडिट डिपार्टमेंट रहेगा। देयर विल बी वन डिपार्टमेंट हु विल बी डूइंग ए मैनेजमेंट ऑडिट। ये क्लियरली मेंशन होना चाहिए पॉलिसी में। दैट इज वो पहला पॉइंट बोलते हैं, यानी पहला पॉइंट इनका स्ट्रक्चर है कि आपके पास पॉलिसी होनी चाहिए और पॉलिसी आपकी स्पेसिफिक होनी चाहिए। पॉलिसी आपकी स्पेसिफिक होनी चाहिए। पॉलिसी आपकी स्पेसिफिक होनी चाहिए, मेरे ख्याल से मालिक क्लियर। तो पॉलिसी आपकी स्पेसिफिक होनी चाहिए, इनका डिस्कशन एकदम क्लियर है, मतलब एम्बिग्विटी नहीं चाहिए पॉलिसी। सेकंड, लोकेशन ऑफ ऑडिट फंक्शन, अरे वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो आपको ऑलरेडी पता है। उनको स्टेटस क्या दिया गया है, वो जो डिपार्टमेंट है मैनेजमेंट ऑडिट का डिपार्टमेंट, उनको स्टेटस क्या दिया गया है। इट इज समथिंग लाइक इंटरनल ऑडिट आल्सो, इफ यू रिमेंबर यू ऑलवेज चेक फॉर इंटरनल ऑडिट स्टेटस। उसी तरह ओके व्हाट इज द स्टेटस गिवन ओके फॉर दिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट। स्टेटस क्या दिया गया है, क्या उनको सेपरेट डिपार्टमेंट दिया गया है ऑफ ऑडिट स्पेशलिस्ट, यानी एग्जांपल उनको एक आरए टीम का ही मेंबर है, एक प्रोसेस टीम का ही मेंबर है, एक पर्टिकुलर मैनेजमेंट का ही मेंबर, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनका अलग से डिपार्टमेंट होना चाहिए। अलग से डिपार्टमेंट होने के बाद उनकी टीम होनी चाहिए, उनको पर्सनल एलोकेट करनी चाहिए, उनको रिसोर्सेज एलोकेट करनी चाहिए, उनको टाइम एलोकेट करना चाहिए, उनको फंड्स एलोकेट करने चाहिए, तब जाके वो काम कर पाएंगे मालिक। वही तो लिखा हुआ है। तो सबसे पहले खाली पॉलिसी हो गया मतलब नहीं हुआ, पॉलिसी हो गया ठीक है, मैनेजमेंट ऑडिट तुम सीरियस हो। सेकंड, डिपार्टमेंट बताओ मैनेजमेंट ऑडिट का, तो बोलोगे हाँ भाई एक हायरार्की बनाई हुई है मैनेजमेंट ऑडिटर की, ठीक है मालिक। अब वो मैनेजमेंट ऑडिटर के डिपार्टमेंट के अंदर पर्सनल होने जरूरी है। अनलेस अंटिल देयर इज नो एलोकेशन ऑफ पर्सनल, कौन काम करेगा। डिपार्टमेंट है, फंक्शन है, लेकिन पर्सनल नहीं है, अरे मतलब नहीं होगा। इसीलिए पर्सनल का एलोकेशन करना जरूरी है। दैट इज योर थर्ड पॉइंट, एलोकेट द पर्सनल देयर। पर्सनल ह्यूमन रिसोर्स को इंप्लीमेंट करिए। यानी देखो लॉजिक सिंपल है, ऑर्गेनाइजेशन में पहले पॉलिसी रखो, पॉलिसी होने के बाद एक डिपार्टमेंट बनाओ, डिपार्टमेंट में ह्यूमन रिसोर्स डालो, ह्यूमन रिसोर्स मतलब पर्सनल, अच्छा तू ये डिपार्टमेंट में काम करेगा, तू ये डिपार्टमेंट में काम करेगा, तू ये डिपार्टमेंट में काम करेगा। उसके बाद ओके ऐसा हो सकता है कोई आपके ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय अभी मैनेजमेंट ऑडिट के इसमें आ रहा है, डजंट मैटर ओके, देयर इज नो एज सच, जैसा देखो कंप्लायंस नहीं है तो इसलिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन फिर उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कि मैनेजमेंट ऑडिट कैसे कंक्लूड करना है। डेफिनेटली एक चीज ध्यान रखना, जो मैनेजमेंट ऑडिटर का टॉप पर्सन होगा, टॉप पर्सन मैनेजमेंट ऑडिट में भी डिपार्टमेंट है, तो डिपार्टमेंट है तो एक चीफ मैनेजमेंट ऑडिटर होगा, उनके एम्प्लॉयज होंगे। तो जो चीफ है ना वो कहीं ना कहीं आपको एक्सपर्टी लाना पड़ेगा। हाँ उसके जो एम्प्लॉयज होंगे उनको ट्रेनिंग की जरूरत पड़ सकती है, तो ट्रेनिंग का कंटेक्स्ट बहुत जरूरी है। उसके अलावा टाइम रिसोर्सेस ओके भाई यार कितना भी करो उनको टाइम देना चाहिए, रिसोर्सेज देने चाहिए ओके, और प्लीज मेक इट श्योर द टाइम एंड कॉस्ट विल वेरी फ्रॉम असाइनमेंट टू असाइनमेंट। कौन सा आप असाइनमेंट कर रहे हो, कौन से मैनेजमेंट के लेवल के बंदे का इवैल्यूएशन कर रहे हो, इसके बेसिस पे आपको टाइम एंड कॉस्ट लगने वाला है। ओके तो इसीलिए ओके टाइम एंड अदर, व्हेन आई से टाइम एंड अदर मतलब टाइम एंड कॉस्ट एंड फ्रीक्वेंसी। तो ये लोग बोलते हैं कितनी बार ये मैनेजमेंट ऑडिट करना चाहिए। ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये देयर इज नो फ्रीक्वेंसी एज सच, लेकिन इनका कहना है 3 साल में एक बार एटलीस्ट मैनेजमेंट ऑडिट करिए। सर एक्चुअली ये मतलब ये मैनेजमेंट ऑडिट में क्या क्या मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है सर। देखिए एज ए अमित तातेड़ की बात करूं तो एज ए अमित तातेड़ इज मैनेजमेंट ऑफ वन ऑफ द क्लासेस। नाउ प्लीज डू अंडरस्टैंड ओके वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद अमित तातेड़ वाज टीचिंग फिजिकली व्हेन आई एम डिस्कसिंग ऑफ 2010 2011 या 2012 ओके या 2013 की बात करें, 2012 या 2011 2012 या 2013 ये 2-3 साल की बात करें, उस 3 साल के दरमियान में ओके वीडियो लेक्चर्स का ऑप्शन चालू हो गया, वीडियो लेक्चर्स, बट एवरीबॉडी वाज नॉट कीन फॉर वीडियो लेक्चर्स, मैक्सिमम क्राउड वाज इनटू फेस टू फेस। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ टाइम पे अब यहां पर समझना शुरू, फॉर मी आई वाज अवेयर कि भाई आई शुड एंटर इनटू दिस मार्केट, मे प्रोबेबली दिस मार्केट मे नॉट बी मेजर okay, or may probably I may face certain risk also. Risk is of video leaking of video lectures. The second risk was that one lecture is viewed by 2-3 persons. यानी जो फिजिकली मेरे पास 4 स्टूडेंट आते थे वो एक बच्चा वो खाली वीडियो लेक्चर जाएगा और 4 मिलके देखेंगे और कॉस्ट शेयर हो जाएगा। मेरे लिए रिस्क था ही, लेकिन फिर भी मैं एंटर किया क्योंकि कहीं ना कहीं दैट इज व्हाट मैनेजमेंट एडेप्टिवनेस यू शुड अंडरस्टैंड।
तो भाई ये चीज थी। ओके, तो हमने पेनिट्रेट किया पर एकदम तोड़ नहीं किया। शायद उसको मार्केटिंग करता तो आज की डेट में बहुत अक्रॉस इंडिया रहता अपन के लिए। तभी देखो, हर पर्सन का अपना इंप्रेशन है, ये आप दिमाग में रखो, ठीक है। मेरा लॉजिक क्या है, ठीक है भाई, अपना भाई खर्चा पानी निकले, दूसरों की मदद कर सके, खत्म होगी स्टोरी। इससे ज्यादा हेडेक नहीं करना है अपने को लाइफ में। ओके, क्योंकि भाई कितना भी किया, एक प्रिंसिपल अपना सिंपल है, और ये मेरा प्रिंसिपल एकदम कॉमन है। देखो, जिस दिन मैं छोड़ के निकलूंगा, जिस दिन ये छोड़ के, ये मैंने 2-3 स्टूडेंट ने मेरे साथ ये शेयर भी किया हुआ है, कोई मतलब है एक, उन्होंने भी ये बताया हुआ है, पर मैंने भी कहीं ना कहीं सुना है, पर मेरे को याद नहीं कहां से सुना है, पर ये है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट ये उस चीज को, ये अपने आप दिमाग में नहीं है, पर मेरे पॉइंट ये है कि मैं मेहनत कितनी करनी चाहिए। ओके, मेहनत कितनी करनी चाहिए, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। ओके, हाउ शुड आई बैलेंस माय फैमिली टाइम, हाउ शुड आई बैलेंस माय टीचिंग टाइम, हाउ शुड आई बैलेंस माय प्रोफेशनल लाइफ। ओके, टीचिंग टाइम इज वन थिंग, प्रोफेशनल लाइफ मतलब मैं क्लास में टाइम दे रहा हूं, मेरे स्टाफ को मैनेज कर रहा हूं, मेरे स्टाफ को मोटिवेट करता हूं, स्टाफ को बैलेंस रखना, उसके अलावा फैमिली को बैलेंस रखना। फैमिली में भी खाली मेरी घर की फैमिली नहीं भाई, माय इन लॉज आर देयर। ओके, मेरे ननियाल वाले हैं, मेरे पापा के ये वाले ददियाल वाले हैं, उसके अलावा भाई हमारे ससुराल वाले लोग हैं, ससुराल में भी आगे, मतलब सबको मैनेज करना जरूरी है। अल्टीमेटली है क्या ऑब्जेक्टिव इस लाइफ का भाई? तो भाई लॉजिकली, ओके, ये पॉइंट आप दिमाग में रखो। तो भाई उस टाइम पे ऐसा था कि बैलेंस कैसे करें, तो बैलेंस करने के लिए मैंने ये मेथड किया कि भाई थोड़ा वर्चुअल हो गया, थोड़ा फिजिकल हो गया। फिर भी फिजिकल में मेरा प्रेजेंस ज्यादा था, ओके, वर्चुअल से ज्यादा। एंड ड्यू एक्सटेंट, अगर 2020 की बात करें, 2019 की बात करें, जब ये कोविड का सिनेरियो हिट होने वाला था, तो डेफिनेटली अपना वर्चुअल प्रेजेंस था। इसके लिए मेरा सर्वाइवल इजीली हो गया। अगर मेरा वर्चुअल प्रेजेंस नहीं होता तो सर्वाइवल होना बहुत मुश्किल होता, बिकॉज भाई कितना भी कर लो, वर्चुअल प्रेजेंस की वजह से सर्वाइवल हुआ। तो अभी ऐसे कुछ कुछ फैकल्टीज भी है जो सिर्फ फिजिकल में थे, लेकिन वर्चुअल में बहुत तोड़ प्रेजेंट नहीं थे। एंड इसका इंपैक्ट कहां पर आया? सर्वाइवल पे आया। और उसके बाद वो लोग नहीं आए ऐसा नहीं है, वो अडेप्ट किए, लेकिन इट वाज बेसिकली ये डिलेड स्ट्रक्चर। अगर ये मैनेजमेंट ऑडिट पहले किया होता और ये स्ट्रक्चर होता, तो उस टाइम पे मैनेजमेंट ऑडिट, समझे आप? मतलब मेरे को ये समझाना है कि आपको इस ऑडिट में क्या करना है। ऐसा होता है कि मैनेजमेंट जो सालों से काम कर रहा है ना, वो अपने आपको एक्सपर्टाइज समझता है। तो जब मैनेजमेंट ऑडिट होता है तो उसको बताया जाता है कि जो तेरे क्वालिटी ऑफ डिसीजंस है, जो डिसीजन मेकिंग कर रहा है, वो ट्रेडिशनल हो चुका है, टाइम के साथ चेंज होना जरूरी है। इसीलिए ये बोलते हैं जब मैनेजमेंट ऑडिट आप करते हो तो बेस्ट ऑप्शन कब होगा? 3 साल में एक बार मैनेजमेंट ऑडिट करो। क्योंकि क्या होता है, 3 साल एक अप्रोक्सीमेट टाइम लिया जाता है जिसमें ना एनवायरमेंट चेंज होते हैं, और एनवायरमेंट चेंज हुआ तो आप है ना, आप पिछले जैसे आप करते थे काम वैसे मत करो। मेरे लाइफ में मैंने कभी अकेले में नहीं पढ़ाया। अभी 3-4 दिन पहले अपनी जूम मीटिंग हुई थी, उसमें मैंने डिस्कशन ये किया, मैं अकेले में कैसे पढ़ा रहा हूं, मेरे को यही समझना था कि भाई हाउ आई एम टीचिंग, वेदर आई एम टीचिंग वेल और नॉट। जूम मीटिंग में अपन ने डिस्कस किया। वो अचानक जूम मीटिंग हुई अपनी सैटरडे ही हुई थी मेरे ख्याल से। तो भाई यार, मतलब ये अपने को सब कैसे कौन मतलब समझ में आया भाई, अकेले कभी नहीं पढ़ा। अब मैं अपने आप को देख के पढ़ा रहा हूं यार। बट दिस इज व्हाट ए न्यू मेथड ऑफ अडेप्टिंग इन मैनेजमेंट ऑडिट्स। मैनेजमेंट ऑडिट में यह किया जाता है कि भाई मैनेजमेंट टाइम के साथ अपने डिसीजन मेकिंग, अपना डिसीजन, अपना कैप्चरिंग डेटा, इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के डेटा लेना, गैदर करना, ये सब बरोबर कर रहा है या नहीं कर रहा है, इस चीज को चेक किया जाएगा। बिकॉज देखो, काम कैसे हो रहा है रोज के रोज वो टारगेट है ही नहीं। हम आगे के एनवायरनमेंट को, फोरकास्ट को, फ्यूचर को अडेप्ट करने चाहिए। एंड दैट्स वेयर ऑल टुगेदर स्ट्रक्चर कम इनटू पिक्चर। दिस इज व्हाट कॉल्ड डिजायरेबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट। एंड इसलिए फ्रीक्वेंसी याद रखना, फ्रीक्वेंसी ओके कितना भी रहा, 3 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी एक बार किया तो वापस 3 साल के बाद वापस करेंगे, पर 3 साल, हाँ आप 1 साल में कर सकते हो, 2 साल में कर सकते हो, लेकिन 3 साल से ज्यादा मत करना। मतलब अगर आज किया तो 3 साल के अंदर अंदर आप और एक बार मैनेजमेंट ऑडिट करवाइए। दिस इज समथिंग विच इज कॉल्ड डिजायरेबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट। तो व्हाट इज द क्वेश्चन? डिजायरेबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट। तो इसका आंसर एकदम कॉन्साइज, एकदम प्रिसाइज है। सबसे पहले पॉलिसी होनी चाहिए, फिर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होना चाहिए मैनेजमेंट ऑडिट का, फिर उसके अंदर पर्सनल एलोकेट होना चाहिए। ओके, वो पर्सनल को ट्रेनिंग देनी चाहिए, उसके बाद टाइम और पैसा देना चाहिए। एंड अल्टीमेटली मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, कितने टाइम में करना चाहिए? 6 पॉइंट। अरे भाई आग बंद करके रखता है भाई, कॉन्सेप्टली समझ गया तो भाई खत्म है। डिजायरेबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट यानी अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन में ये 6 चीजें बराबर सीक्वेंस में हो रही है, इसका मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी डिजायरेबल टू कंडक्ट द मैनेजमेंट ऑडिट। दे आर very motivated, they are proactively doing the management audit. So भारत माता की जय। I do think desirability of management audit का concept clear हुआ। Okay, now I am going कि भाई management auditor काम कैसे करेगा। So there are how management auditor will go ahead with working of management audit. So how to conduct management audit? This is most important question. Again comes into picture. So there are 3 steps only, very easy answer, very focused answer। बस इतना होगा कि आपके बुक में, जो ये समरी बुक में, उसमें भी थोड़ा सा मैंने एम्फसाइज करके ही आंसर लिखा है, लेकिन आप अगर मेन बुक देखोगे तो ये आंसर थोड़ा सा बड़ा है, मसाला बहुत ज्यादा है, कंटेंट हेड पॉइंट बहुत कम है।
तो एक एक चीज समझते हैं। सबसे पहला मैनेजमेंट ऑडिटर का मेन काम होगा इंटरव्यू करना, गेटिंग द फैक्ट्स थ्रू इंटरव्यू। ही शुड गेट द फैक्ट्स थ्रू इंटरव्यू। उसने हर एक जगह जा जाके इंटरव्यू करना चाहिए। वो मैनेजमेंट के अंदर जो जो एम्प्लॉय हुए उनसे जा जाके बात करनी चाहिए, इंटरव्यू करना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें इसने फर्स्ट स्टेप करते वक्त गेटिंग द फैक्ट्स थ्रू इंटरव्यू में उसने ध्यान रखना चाहिए, कहीं पर भी बोल बच्चन नहीं देना चाहिए। उसने ये नहीं बोलना चाहिए तुम ऐसे क्यों करते हो, कैसे नहीं करता। ओके, यहां पर उसका लिसनिंग पावर तोड़ होना चाहिए। इसमें फर्स्ट स्टेप में उसने डेटा गैदर करना चाहिए, उसका और कोई काम नहीं। उसने कोई ओपिनियन नहीं देना चाहिए फर्स्ट स्टेप में। ओके, कोई आंसर कुछ दे रहा होगा, जो दे रहा होगा, जो नहीं दे रहा होगा, व्हाटएवर फंक्शनल एरियाज जो जो जिसमें स्टडी करनी है उसको, उसने सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स लेने चाहिए इंटरव्यू करके। फैक्ट्स, वापस बोल रहा हूं, गेटिंग द फैक्ट्स थ्रू इंटरव्यू, गेटिंग द फैक्ट्स थ्रू इंटरव्यू। द कॉन्सेप्ट शुड बी वेरी क्लियर, ही शुड बी अ गुड लिसनर। यानी आप इमेजिन करो इन टुडेज एनवायरनमेंट, ओके, आपको पेशेंस रखना होगा, यानी कुछ कुछ बड़बड़ भी करते रहेंगे, तुम्हें पेशेंटली सुनना होगा, पेशेंटली तुम्हारी आत्मा को एकदम समझाना होगा। हाँ ठीक है भाई, ओकेज ये सिनेरियो आप समझिए मालिक। एंड दिस इज समथिंग विच वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी तोड़ स्किल ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट। मैनेजमेंट ऑडिट में उसको मेनली है ना सुन के, मेनली इधर से इंफॉर्मेशन उधर से इंफॉर्मेशन निकालनी होती है। इंफॉर्मेशन, उनको सजेशन नहीं देना होता, वो नहीं तो वो कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी और सामने वाले के लिए बवाल हो जाएगा। तो अपन ने सिर्फ इंफॉर्मेशन निकालने की पहले स्टेप में। दूसरे स्टेप में ओके एग्जैक्टली ओके हमने एक मैनेजमेंट ऑडिट क्वेश्चनर ड्राफ्ट करनी चाहिए। सर पहले इंटरव्यू से हमें समझिए क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कैसे काम हो रहा है, क्या मॉडल है, इनका प्रोसीजर क्या है, इनकी मेथोलॉजी क्या है, इनके ऑब्जेक्टिव क्या है, इनका स्ट्रक्चर क्या है, इनके कम्युनिकेशन करने के तरीके क्या है। अब वो सारी चीजें हमें क्वेश्चनर के थ्रू ओके फॉर्म करनी चाहिए। क्वेश्चनर के थ्रू अपन ने डेटा और एनहांस करना चाहिए। क्वेश्चन डेफिनेटली आपके इंटरव्यू पे रिलेटेड रहेगा, आपका जो इंटरव्यू किया हुआ है उसी के बेस पे क्वेश्चन होगा, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज क्वेश्चन के 3 आंसर होंगे, यस, नो, नॉट एप्लीकेबल। अगर आपका पॉजिटिव आंसर होगा, यानी आपको ऐसा समझाना होगा, सामने वाले का पॉजिटिव आंसर है यस हम लोग ऐसा करते हैं, तो यस, ओके, नहीं हम ये नहीं करते हैं तो नो, और नॉट एप्लीकेबल मतलब आपके डिपार्टमेंट को या आपके ऑर्गेनाइजेशन को या आपके फंक्शंस को ये एप्लीकेबल नहीं है। एग्जाम्पल, ओके, क्या बजट के अप्रूवल लेने के बाद ही ओके आप आगे पैसा एलोकेट करते हो या फंड्स ट्रांसफर करते हो? ओके, आप यस, नो और नॉट एप्लीकेबल बताइए। ओके, आपने यस किया इसका मतलब बजट करके, यानी प्रोसीजर बरोबर फॉलो कर रहे हो, ओके, स्ट्रक्चर बरोबर है, मैकेनिज्म बरोबर है, मेथोलॉजी बरोबर है। ओके, अगर आंसर नो किया इसका मतलब कहीं ना कहीं ये किस ना कुछ मैनेजमेंट में ओके लूप होल्स होंगे। इफ यू रिमेंबर दिस इज समथिंग मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल्स के एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो ये सब कुछ स्ट्रक्चर समझ में आएगा। तो मैनेजमेंट ऑडिट क्वेश्चनर्स में हम लोग को ये समझना है। तो वापस मैं बोल रहा हूं कि यहां पर एरिया, जहां पर जो आपको स्टडी करना है वो एरियाज के ऊपर ये क्वेश्चन होने चाहिए। जनरल क्वेश्चन मत बनाइए, जिस एरिया में आपको स्टडी करना है उस एरिया के क्वेश्चन होने चाहिए। एंड तीसरा पॉइंट होगा आपका कंक्लूडिंग मैनेजमेंट ऑडिट। सर इसका मतलब क्या है? अब अल्टीमेटली आप बताइए, ओके आपने इंटरव्यू ले लिया, आपने क्वेश्चन कर लिया, अब अपने फाइंडिंग्स दीजिए और रिकमेंडेशन दीजिए। 3 चीजें एकदम आराम से समझिए, मतलब एकदम कोई घाई करने की जरूरत नहीं है भाई, एकदम आराम से समझिए। मैं मोस्टली है ना इसको समझाने, बिकॉज देखो इसका आंसर याद रखना कोई बड़ी चांस नहीं है। जिसने ऑलरेडी एग्जाम दे चुका होगा, जो मतलब अगर जिसको मैं आइटरेटिव मतलब रिपीटेटिव बोल रहा हूँ, मतलब जो ऑलरेडी ऑल टुगेदर है, ओके लर्निंग का वाला बंदा है, लर्निंग का मतलब समझ रहे होंगे, जो ऑलरेडी एग्जाम दे चुका है और वापस आ रहा है, तो ऑलरेडी उसने पढ़ा होगा, तो ये कॉन्सेप्ट तो क्या आंसर तो याद भी रह गया यार। 3 पॉइंट है, क्या है ये 3 पॉइंट यार? प्रॉब्लम ये कि 3 पॉइंट कैसे आ रहे हैं और कैसे किए जा रहे हैं उसके ऊपर डिस्कशन कर रहा हूं मैं मेनली एम्फसाइज ये कर रहा हूं कि अपने लेक्चर में ये पॉइंट समझ में आ जाए तुम्हें। तो सबसे पहला है भाई यार गेटिंग द फैक्ट्स ऑफ इंटरव्यूज। तो उसके अंदर आपने ध्यान रखना, आपने सिर्फ सुनना है। सर इसमें किसका किसका इंटरव्यू करे? सबका, जो जो फंक्शंस रिलेटेड है सबका इंटरव्यू करना। एग्जांपल, आप एक प्रोडक्शन हेड जो मैनेजर है उसका आप मैनेजमेंट ऑडिट कर रहे हो, प्रोडक्शन का पूरा तो प्रोडक्शन में जो है, प्रोडक्शन के लाइन मैनेजर, प्रोडक्शन के जो भी स्टाफ होंगे सबके साथ इंटरव्यू करिए और सिर्फ क्या करना है, ये जमा करिए। सर इस इंटरव्यू में मुझे क्या आउटकम मिलेगा? ओके, इनको ये समझ, आपको ये समझेगा कि वो मैनेजमेंट खड़ूस है या सही है। ओके, उनसे फीडबैक समझेगा ये मैनेजमेंट खड़ूस है यार, अब ये खड़ूस है इसलिए हम लोग ऐसा करते हैं, हम लोग उड़ा भी देते हैं बहुत बारी, खड़ूस है इसलिए, अगर सही रहता तो हम बरोबर काम करते हैं, ऐसा भी होता है ऑब्जेक्टिव। तो ये इंटरव्यू, और आपने ऐसा नहीं बोला अच्छा ये खड़ूस है साला, ये खड़ूस ही है साला, उसका ही तो इसलिए तो ऑडिट है, उसको औकात बताने आया हूं मैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। You should be a good listener. That is what I am telling you in first point. Second point में given audit questionnaire is based on your interview. Okay, tell them fill this questionnaire, और ये फिर क्वेश्चन फिल करना मतलब ऊपर वाला खराब है या सही है ये लिखने में नहीं बोलने का, क्योंकि ये देखो ये सब्जेक्टिव है। ऐसा बहुत बार होता है, और ये मैं इस पॉलिसी को हमेशा बोलता हूं, एवरी पर्सन इज करेक्ट। हर पर्सन अपने अपने ऑब्जेक्टिव अपने अपने तरीके से करेक्ट होता है, तो उसको किस तरह से इवैल्यूएट करना ये बहुत बड़ा चैलेंज है मैनेजमेंट ऑडिटर को, और ये स्किल्स डेवलप आपके अंदर होनी चाहिए मालिक, ये स्किल्स डेवलप बहुत जरूरी होनी चाहिए मालिक।
और उसके बाद आपने कंक्लूड करना चाहिए। कंक्लूड करना मतलब क्या करने का? कंक्लूड बनना, आपने फाइंडिंग्स बतानी चाहिए कि भाई यहां पर ये प्रॉब्लम्स हो रही है और मैनेजमेंट ने इस तरह से डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी, इस तरह से उन्होंने एनालिसिस पावर, इस तरह से इवैल्यूएशन प्रोसेस, इस तरह से ये चीजें चेंज करनी चाहिए, एंड दैट इज कॉल्ड ए कंक्लूडिंग मैनेजमेंट ऑडिट। सो व्हाट आर द 3 स्टेप्स और व्हाट आर द 3 ways by how we will go or conduct a management audit? So the 3 steps क्या है? Getting the fact through interview. Second, okay, most important, gather the data from management audit questionnaire and concluding management audit. ओके, अब पॉइंट ये है कि जब अपन ये 3 चीजें करेंगे मालिक, जब अपन ये 3 चीजें करेंगे, जब अपन ये 3 चीजें करेंगे मालिक, जब ये 3 चीजें करेंगे, हमें थोड़े से बिहेवियर प्रॉब्लम्स मिलेंगे। हमें थोड़े से बिहेवियर प्रॉब्लम्स मिलेंगे। सर व्हाट एग्जैक्टली बिहेवियर एस्पेक्ट या बिहेवियर प्रॉब्लम्स मतलब क्या होते हैं? जब आप मैनेजमेंट ऑडिट करते हो तो सर्टेन बिहेवियर प्रॉब्लम्स होते हैं ह्यूमन में, एंड दैट बिहेवियर प्रॉब्लम्स विल अराइज एंड यू विल फेस दैट प्रॉब्लम व्हेन यू डूइंग इंटरव्यू, व्हेन यू आर गेटिंग ए डेटा थ्रू क्वेश्चनर। This behavior problem is one of the biggest problem ever in concluding management audit or getting the management audit delayed. यानी management audit डिले होने का कारण ये behavior problem है मालिक। तो किस प्रकार के बिहेवियर प्रॉब्लम हम फेस कर सकते हैं जब ये हम इंटरव्यू करेंगे, हम क्वेश्चनर देंगे, हमको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं? तो प्रॉब्लम्स की 3 पॉइंट पे डिस्कशन किया हुआ है। पहला, स्टाफ एंड लाइन कॉन्फ्लिक्ट्स। सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब भाई मैनेजमेंट ऑडिटर कौन है? मैंने क्लियर बताया, आपका मैनेजमेंट ऑडिट अंदर का पॉलिसी है, आपके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में ऑलरेडी बंदा है, ये मैंने बताया ऑलरेडी बंदा है। इसका मतलब आपका मैनेजमेंट ऑडिटर स्टाफ का बंदा है, स्टाफ का पर्सन है, स्टाफ है वो आपका अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन का स्टाफ है, और वो जो स्टाफ है उसी के सामने लाइन है जो मैनेजमेंट वाला बंदा है। यानी एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है, उसी के पैरेलल वाली लाइन होगी। लाइन मतलब ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन का डिपार्टमेंट मैनेजमेंट ऑडिट डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और एचआर डिपार्टमेंट। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ये दोनों लाइन हो गए। मैनेजमेंट ऑडिटर इज स्टाफ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड दीज बोथ आर लाइन। तो इनके पास स्टाफ और लाइन कॉन्फ्लिक्ट आता है। यानी यहां पर जो लाइन मैनेजर्स होते हैं, लाइन मैनेजर्स को ऐसा लगता है कि अरे भाई इसकी ये स्टाफ का बंदा है और ये स्टाफ के लेवल का बंदा हमसे कैसे ईगो हर्ट होता है भाई। स्टाफ का बंदा लाइन मैनेजर से कैसे बात कर रहा है? स्टाफ तो सेपरेट है, स्टाफ वाला पॉइंट है यार, ही इज डिस्कसिंग फॉर लाइन मैनेजर। तो देयर इज ऑलवेज ए स्टाफ एंड लाइन कॉन्फ्लिक्ट, यहां पर आपको समझना होगा। ओके, एंड लाइन पीपल जो भी एग्जांपल प्रोडक्शन हेड होगा, एचआर हेड होगा, ये सब लाइन मैनेजर्स है, लाइन मैनेजर्स है। और ये स्टाफ है। स्टाफ मतलब क्या? ये किसी के अंदर नहीं है, ये डायरेक्टली रिपोर्ट करता है। तो स्टाफ वाला बंदा लाइन मैनेजर्स के लेवल पे कैसे कंपीट कर रहा है? ओके, उनके लिए कैसे मालूम है? उनके नीचे काम करने वाला बंदा उनसे क्वेश्चन कर रहा है। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम यू विल कम इनटू पिक्चर। ओके, तो सर आपने बोला था इंटरव्यू तो अपन लोअर मैनेजमेंट और इनसे करेंगे। अरे भाई, तो जो मैनेजमेंट जिसका अपन ऑडिट ऑफ मैनेजमेंट कर रहे हैं उसका भी तो इंटरव्यू करेंगे, उससे भी तो क्वेश्चन भी भरवाएंगे। एग्जाम्पल, जो भी प्रोडक्शन हेड है जिसको हमको इवैल्यूएट करना है, यहां पर प्रोडक्शन प्रोसेस को इवैल्यूएट नहीं करना है। प्रोडक्शन को प्रोसेस को इवैल्यूएट करना होता है तो ऑपरेशन ऑडिट होता है। हम प्रोडक्शन के हेड को इवैल्यूएट कर रहे हैं। ऑडिट ऑफ मैनेजमेंट मैंने बताया आपको क्लियरली, इट इज नॉट ऑडिट फॉर मैनेजमेंट, इट इज ऑडिट ऑफ मैनेजमेंट। और इसमें ये करना तो इसका मतलब उसको ये ईगो हर्ट होने वाला है। साले अपनी औकात में रहे, स्टाफ का बंदा है तू, साले लाइन हेड लाइन मैनेजर के साथ तू ये करेगा, नडिंग करेगा। इस तरह से डिस्कशन होता है मालिक। मेरे ख्याल से मालिक क्लियर है ये? ओके, ये क्लियर है तो आपको समझ में आएगा पहला पॉइंट। दूसरा, कंट्रोल। चलो एक हद तक पहला वाला प्रॉब्लम अपन सॉल्व भी कर लेवे कि स्टाफ एंड लाइन कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, वो बोलता है ठीक है यार चल बात कर, बोल कर। लेकिन उसको क्या दिक्कत आती है? जो लाइन मैनेजर्स है, जो प्रोडक्शन हेड होते हैं, जो एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट होता है, उनको डर ये होता है कि अगर इन्होंने सब कुछ बता दिया इंटरव्यू के थ्रू या इन्होंने सब कुछ क्वेश्चन के थ्रू मालूम पड़ गया तो कहीं ना कहीं इन पे कंट्रोल डाला जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है? यानी मैनेजमेंट को मालूम पड़ रहा है कि यार ये बाद में कंट्रोल डाल देंगे हम पर, हमारे डिसीजन मेकिंग के ऊपर इनको फेथ नहीं होगा और ये कहीं ना कहीं कंट्रोल डालेंगे। और कंट्रोल डाल दिया तो कहीं ना कहीं जो मेरा फ्रीडम है वो हो जाएगा। एंड दैट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड दैट इज योर सेकंड पॉइंट, सेकंड प्रॉब्लम यू विल फोकस व्हाइल डूइंग द मैनेजमेंट ऑडिट। तो सेकंड बिहेवियर एस्पेक्ट इज दैट बिकॉज दे आर अवेयर, इफ दे डिस्कस एवरीथिंग विद दिस मैनेजमेंट ऑडिटर, देयर मे बी सिनेरियो बिकॉज दिस मैनेजमेंट ऑडिटर विल रिपोर्ट टू टॉप मैनेजमेंट एंड टॉप मैनेजमेंट may implement some control mechanism. Control mechanism does not mean only मतलब having one more superior or superior chain, it may also having more reporting structure. यानी आज एक महीने में एक बार रिपोर्टिंग होती है, यहां पर हो सकता है यहां पर फोर्टनाइटली रिपोर्टिंग करे या हो सकता है वीकली रिपोर्टिंग कर देवे मैनेजमेंट, क्योंकि मैनेजमेंट को ये बता रहा है, ऑडिटर बताएगा, तो इसलिए उनको डर है कि कंट्रोल होगा, इसलिए वो कुछ बताते ही नहीं है। डर है कंट्रोल आएगा, इसीलिए वो मतलब देयर इज अ बिग प्रॉब्लम देयर। एंड थर्ड सिनारियो, ये तो आपको मालूम ही होना चाहिए, रेजिस्टेंस टू चेंज। मैनेजमेंट ऑडिटर को डर है कि अगर इन्होंने सारी चीजें मालूम पड़ गई और मैनेजमेंट ऑडिटर जाके ऊपर वाले को बता दिया तो कहीं ना कहीं टॉप मैनेजमेंट इनका तबादला कर देगा, इनको कहीं दूसरी डिपार्टमेंट शिफ्ट कर देगा या इनको मतलब नीचे के लेवल पे शिफ्ट कर देगा, व्हाटएवर इट मे बी। और यहां पर या उनका काम करने का तरीका चेंज करने बोलेगा। एंड कितना भी कर लो भाई, मैं जैसे 10 साल से पढ़ा रहा हूं वैसे ही मैं पढ़ूंगा कि अब इसको चेंज करने बोलेगे तो इट इज बिग प्रॉब्लम एंड दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस टू चेंज। एंड मैं बता रहा हूं सीरियस
सीरियसली बोल रहा हूं भगवान कसम, दिस सिंस लास्ट ईयर तो मैंने ये मेथड यूज ही नहीं किया अकेले पढ़ाना, ये मैंने एंश्योर, मतलब ये तो अभी मेरे को चेंज करना पड़ रहा है, पहले मैं रेजिस्ट टू चेंज ही था, इसलिए तो अपने लेक्चर, नहीं तो भाई यार रिवीजन लेक्चर मैंने पिछले साल क्यों नहीं लॉन्च किए? ओके कर सकता, ऑडिट ऐसा थोड़ा ना, तो ऑडिट अभी आ रहा है यार, लॉ अभी आ रहा है। ओके लॉ आई स्टार्टेड 1.5 year बैक, बट इट वाज रेजिस्ट टू चेंज। आई वाज थिंकिंग नहीं भाई यार कैमरा में अकेले कैमरे के सामने क्या करना, बट इस टाइम पे मेरे को समझ गया कि भाई इसके अलावा सॉल्यूशन नहीं है, और यही पॉइंट से मैं मैकेनिज्म से आगे जाया, एंड दैट इज व्हाट वन ऑफ द प्रॉब्लम यू विल फेस, दैट मैनेजर्स जो होते हैं, मैनेजमेंट जो होता है बंदा, वो रेजिस्ट टू चेंज होता है, इसकी वजह से ओके दे डोंट डिस्क्लोज एवरीथिंग टू द मैनेजमेंट ऑडिटर। So what are the 3 problems, behavior problems while you come across management audit? और इसका क्वेश्चन कैसा आएगा? केस स्टडी से आएगा। सर कैसा? एग्जांपल एक्स लिमिटेड के आप मैनेजमेंट ऑडिटर हो, एक्स लिमिटेड के आप मैनेजमेंट ऑडिटर हो, ठीक है मालिक। ओके मैनेजमेंट ऑडिटर का आपकी रिस्पांसिबिलिटी क्या? आपको इंटरव्यू करना है और क्वेश्चनर्स करना है। आप इंटरव्यू और क्वेश्चनर्स करने के लिए जा रहे हो और वहां पर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कुछ प्लस माइनस हो रहा है, अब आपको सर्टेन बिहेवियर प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो क्या आप वो बिहेवियर प्रॉब्लम को एम्फसाइज करोगे? व्हाट आर द वेरियस बिहेवियर प्रॉब्लम्स यू आर कमिंग अक्रॉस ड्यूरिंग द मैनेजमेंट ऑडिट, एंड दैट इज एक्जैक्टली ए क्वेश्चन हियर। ओके तो ये बिहेवियर प्रॉब्लम्स आपको बताने होंगे, बिहेवियर एस्पेक्ट बताने होंगे व्हाइल डूइंग द और व्हाइल कंडक्टिंग द मैनेजमेंट ऑडिट। So what are the behavior problems? So there are 3 behavior problems: staff and line conflict, control and resistance to change. Staff and line conflict में क्या लिखोगे? ऑडिटर, मैनेजमेंट ऑडिटर इज स्टाफ, ओके, एंड दूसरे प्रोडक्शन मैनेजर्स एंड जो भी मैनेजर्स है वो लाइन मैनेजर्स है, और इनको ये डर है कि स्टाफ का बंदा लाइन मैनेजर को कैसे इवैल्यूएट कर रहा है। दूसरा कंट्रोल, ओके, जिनको डर है कि ये अगर कुछ बता देवे या सारी चीजें बता देवे तो इनके ऊपर कंट्रोल मैकेनिज्म डाला जाएगा। कंट्रोल कैन बी इन नॉट ओनली इन द वे ऑफ सम सुपीरियर कमिंग इन पिक्चर, और इट मे बी ए रिपोर्टिंग मैकेनिज्म आल्सो। Third, they are resist to change. They are already aware if they disclose or discuss everything with the management auditor, it may go to the top management, and top management may change the mechanism altogether, and it may have impact on their day-to-day routine, which had because of which they are resist to change, and therefore they don't want to change, resist to change. सर हाउ दिस प्रॉब्लम्स कैन बी टेकन केयर बाय मैनेजमेंट ऑडिटर? ये प्रॉब्लम नहीं आएंगे ऐसा नहीं है मालिक, ये प्रॉब्लम आएंगे, इसको किस तरह से मैनेजमेंट ऑडिटर ने सॉर्ट करना या मैनेजमेंट ऑडिटर ने कैसे करना, ओके वो कैसे इसको ओवरकम करना, ये डिस्कशन अगले आंसर में। सॉल्यूशन टू द बिहेवियर एस्पेक्ट, what are the various solution to the behavior aspect, what are the various solution to the behavior aspect? तो solution to the behavior aspect एकदम क्लियर है। ओके ये लोग 3 पॉइंट बोलते हैं। पहला, कंस्ट्रक्टिवली क्रिटिसाइज करो, कंस्ट्रक्टिवली यानी एग्जांपल एम्बिग्यूटी मत रखो, ओके बायस मत रहो, एम्बिग्यूटी मत रखो, ऑब्जेक्टिव रहो, क्लियरली बताओ कि भाई ये गलत हो रहा है, ये सही हो रहा है, ओके तुमसे ये कंस्ट्रक्टिवली क्रिटिसाइज करो, ओके इट शुड ओन, मतलब इट इज वेरी एसेंशियल टू ऑडिटर टू ओनली फोकस ऑन कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। ओके छोटी छोटी चीजों में मत भटकते रहो, कंस्ट्रक्टिवली एकदम कंस्ट्रक्टिव रहो, भाई ये गलत है, ये नहीं जमेगा। रात को पढ़ रहा है कोई दिक्कत नहीं, अभी छोटी छोटी चीजें मत ले, रात को पढ़ रहा है, पढ़ते वक्त मोबाइल यूज कर रहा है मत कर भाई, constructively I don't have problem whether you study in morning or night, while studying don't use mobile, that's it, okay this is constructive criticism, constructive, I'm very clear what I'm criticizing, I'm not telling you are not studying, I'm not telling that you are not achieving objective, okay दिन का रात पढ़ रहे हो ठीक है, लेकिन ये करते वक्त आपने ये नहीं करना चाहिए, ओके यू टेक अ ब्रेक इन एवरी 10 मिनट्स, ओके नहीं भाई कंस्ट्रक्टिवली ये नहीं होना चाहिए, कंटिन्यूसली 1 घंटा लो, ब्रेक मैकेनिज्म होना चाहिए, बिना ब्रेक के टारगेट अचीव नहीं होगा, लेकिन कंस्ट्रक्टिव वे से करो, यानी एग्जांपल एक घंटे के बाद ब्रेक लो, 1 घंटे के बाद ब्रेक लो, इस तरह से काम करो मालिक, इस तरह से ये काम होगा, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, ठीक है मालिक। सेकंड, रिपोर्टिंग मेथड्स, फ्रेंडली वे में जाइए, उनको बताइए कि मैं तेरा दोस्त हूं, ओके ऑलवेज यूज ए फ्रेंडली बट फर्म टोन, फ्रेंडली बट फर्म टोन, वेरी इंपॉर्टेंट है रिपोर्टिंग मेथड में, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंडली मैनर में आप करिए तो ही ये सॉर्ट आउट होगा, नहीं तो कोई आपके साथ मिलके कोई आपको इस तरह से बताएगा नहीं सारी चीजें। फ्रेंडली बट फर्म टोन में रिपोर्ट करिए, फर्म मतलब आप अपने पॉइंट पे फर्म रहिए, आप जो कंस्ट्रक्टिवली क्रिटिसाइज कर रहे हो वो करिए लेकिन फ्रेंडली वे में करिए दोस्त, ऐसा नहीं चलेगा दोस्त, ये आप गलत कर रहे हो दोस्त, ओके यार मतलब देखिए ना यार, अपने को ये अचीव करना और आप ऐसा कर रहे हो यार, इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं होगा ना। देखो आप मैकेनिज्म, मैं नहीं बोल रहा हूं आप गलत हो, लेकिन ऐसा है कि हो सकता है आप जो मैकेनिज्म यूज करो पुराना वाला है, अब नए वाले मैकेनिज्म को अडेप्ट करने की कोशिश करो, इससे आप बेहतर वे से आप इवैल्यूएट कर पाओगे, इससे बेहतर वे पे एनालिसिस कर पाओगे, इससे बेहतर वे पे इंफॉर्मेशन जनरेट कर पाओगे, ये टोन होना चाहिए, लेकिन आपने ये करना चाहिए, आपने ये करना चाहिए, ओके आप करोगे या नहीं करोगे बता दोस्त, क्या करेगा उसके हिसाब से मैं रिपोर्ट करूंगा, ऐसा नहीं होगा। फ्रेंडली जाना है लेकिन फर्म टोन में रहना है, यानी आप जो क्रिटिसाइज कर रहे हो या आप जो आउटकम दे रहे हो वो उसी पॉइंट पे स्टिक रहिए, लेकिन फ्रेंडली वे में रहिए, तब जाके ना ये सब बिहेवियर प्रॉब्लम हो जाएंगे। यानी एग्जांपल उसको बोलिए टेंशन नहीं है, कंट्रोल यार, कंट्रोल डालना आसान है, क्या है कंट्रोल डालेंगे तो रिपोर्टिंग मेथड बढ़ जाएगा, थोड़ा सा काम बढ़ेगा, लेकिन काम की वजह से तुम्हारे आगे काम कितने आसान होंगे ये भी उसको बताइए,
ओके, बट वो आप अपने पॉइंट पे स्टिक रहिए। एंड तीसरा पॉइंट, पार्टिसिपेटिव अप्रोच। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टिसिपेटिव अप्रोच? पार्टिसिपेटिव मतलब ओके, आप जब सॉल्यूशन दोगे एज ए मैनेजमेंट ऑडिटर, डोंट थिंक ओनली यू आर वर्किंग इन दैट ऑर्गेनाइजेशन, थिंक फ्रॉम ऑडिटी पॉइंट ऑफ व्यू। जो मैनेजमेंट का है, ओके, जो मैनेजमेंट का बंदा है, उसको है ना आपके ऊपर फेथ आने दो, हम दोनों के बीच में ना ट्रस्ट बिल्ड होने दो। जब वो ट्रस्ट बिल्ड होता है ना, पार्टिसिपेटिव अप्रोच से होता है। ओके, अच्छा, मेरे हिसाब से ये गलत है, कंस्ट्रक्टिवली बोल रहा हूं, तू समझ जा। ओके, मेरे हिसाब से ये गलत है। ओके, आपने मोबाइल नहीं होना चाहिए, लेकिन तू बता फिर मोबाइल क्यों देखता है? फिर तू अपने रीजन देगा, फिर मैं उसको एनालिसिस करूं, नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर तो बोलेगा मेरे को कंसंट्रेशन नहीं लगता, फिर मैं बोलूंगा नहीं नहीं यार ये ऐसा नहीं होना चाहिए। पार्टिसिपेटिव, ओके, आई शुड नॉट ओनली कमांडिंग ओवर इट, आई शुड इंटरेक्टिव विथ यू। ओके, आई शुड एंश्योर ये चीजें, अगर ये तीन चीजें करूंगा, ये तीन मैकेनिज्म करूंगा, तो बिहेवियर एस्पेक्ट ओवरकम हो जाएंगे। यानी भाई कंट्रोल, रेजिस्ट टू चेंज, स्टाफ लाइन कॉन्फ्लिक्ट है ना, ये सब ओवरकम करने के लिए ये तीन मेथड है। वापस बोल रहा हूं, ओके, बिहेवियर एस्पेक्ट कितने हैं? तीन। इसको ओवरकम करने के तरीके कितने हैं? तीन। व्हाट आर द बिहेवियर एस्पेक्ट? तीन है। सबसे पहले स्टाफ एंड लाइन कॉन्फ्लिक्ट, सेकंड पॉइंट चेंज, थर्ड पॉइंट रेजिस्टेंट टू चेंज, सेकंड पॉइंट इज कंट्रोल एंड थर्ड पॉइंट इज रेजिस्टेंट चेंज। इसको ओवरकम कैसे करेंगे? इसको ओवरकम तीन मेथड से करेंगे। सबसे पहले कंस्ट्रक्टिवली क्रिटिसाइज करोगे। सेकंड पॉइंट, ओके, रिपोर्टिंग मेथड आपका फ्रेंडली होना चाहिए लेकिन फर्म होना चाहिए। एंड तीसरा, पार्टिसिपेटिव अप्रोच यूज करो। पार्टिसिपेटिव मतलब उसको इन्वॉल्व करो और तब जाके आप आउटकम दो। आप अपनी मर्जी से आउटकम मत दीजिए मालिक। ओके, ठीक है, मेरे ख्याल से क्लियर है मालिक। ओके, दैट्स इट। ओके, यहां पर हो गया मैनेजमेंट ऑडिट। एंड उसके बाद आता है मैनेजमेंट ऑडिट रिपोर्ट। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट रिपोर्ट्स आर देयर? 4 टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट रिपोर्ट्स आर देयर। फर्स्ट इज ओरल, मैं पहले नाम ले लेता हूं, आप स्क्रीन पे देख लीजिए। ओके, मैं येलो करता हूं। ओरल रिपोर्ट है, दूसरा इंटरिम रिपोर्ट है, तीसरा रेगुलर है, चौथा समरी है। ओके, ओरल, इंटरिम, रेगुलर, समरी। ओरल, इंटरिम, रेगुलर, समरी। इंटरिम रिटर्न रिपोर्ट है, रेगुलर रिटर्न रिपोर्ट है, समरी रिटर्न रिपोर्ट्स है। ओके, ओरल रिपोर्ट्स, इंटरिम रिटर्न रिपोर्ट्स, रेगुलर रिटर्न रिपोर्ट्स, समरी रिटर्न रिपोर्ट्स। जब व्हेन आई से ओरल रिपोर्ट, सर ओरल रिपोर्ट्स क्या के लिए होता है? जो भी इमरजेंसी वाले मैटर्स है, आपको मालूम पड़ता है, जिसको रिपोर्ट लिखने के लिए वेट नहीं करेंगे, वो ओरली मैनेजमेंट को बता देने का। सर कैसे? आप जब ऑडिट करने गए, आपको मालूम पड़ा यहां पर डिफल्केशन ऑफ कैश हो रहा है, यानी कैश का जुगाड़ हो रहा है, यानी जो कैश के ट्रांजैक्शन है वो पिक्चर में आ ही नहीं रहे, वो मैनेजमेंट को बताया नहीं जा रहा है, वो टॉप मैनेजमेंट तक जा ही नहीं रहे, वो सिस्टम में भी नहीं आ रहे। ओके, अब इसमें ना लिखित रिपोर्ट के लिए वेट मत करिए, डायरेक्टली इन्फॉर्म कीजिए बाय ओरली। मिलिए, टीसीडब्ल्यूजी से मिलिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से मिलिए और बोलिए आपका मैनेजमेंट ये इशू में कर रहा है, मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल बहुत भयंकर हो रहा है, मैं इसकी लिखित रिपोर्ट बाद में देने वाला हूं, लेकिन आप इस पे इमीडिएटली स्टेप्स लीजिए ताकि आगे और डिफल्केशन ऑफ कैश या एम्बेजलमेंट ऑफ रिसीट्स ना हो। तो जो इमरजेंसी वाले मैटर है, तो आपने ध्यान रखना है, ओरल रिपोर्ट में हमेशा इमरजेंसी वाले मैटर देखे जाते हैं। इमरजेंसी वाले मैटर है, आप रिटर्न रिपोर्ट के लिए वेट मत कीजिए, इमीडिएटली इन्फॉर्म कीजिए। अगर आपको लगता है कि अगर ये इन्फॉर्म नहीं करता हो तो शायद और कंपनी के साथ फ्रॉड हो सकता है, और कंपनी के साथ झोल हो सकता है, ये पॉइंट को ओरल रिपोर्ट्स में दिखाया जाता है। इंटरिम रिटर्न रिपोर्ट, जो आपने ओरल में बताया था ना, वो लिखित भी दोगे, एंड दैट इज नथिंग बट इंटरिम रिटर्न रिपोर्ट्स। इंटरिम रिपोर्ट्स इज समथिंग इन्फॉर्मिंग मैनेजमेंट what you communicated in oral as well as okay all together development in management audit, डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट। सर इसका मतलब क्या है? एग्जांपल, ओके, मेरे को 1 साल लगने वाला है, तो मैं 3 महीने में एक इंटरिम रिपोर्ट दूंगा और मैं बताऊंगा अभी तक इतना हम लोग के कवर हुआ, इतना नहीं हुआ, ये पॉइंट कवर कर रहे हैं। ओके, और 3 महीने के बाद और एक इंटरिम रिटर्न रिपोर्ट दूंगा जिसके अंदर मैं बोलूंगा ऐसा ऐसा है, ये कवर हुआ है, अभी ये कवर करना बाकी है, इतना कवर हो जाएगा, नेक्स्ट 3 महीने में अपनी रिपोर्ट फाइनल हो जाएगी। दिस इज समथिंग विच इज कॉल्ड इंटरिम रिपोर्ट, इंटरिम रिटर्न रिपोर्ट्स। इंटरिम रिटर्न रिपोर्ट्स में 2 चीजें होती है, जो आपने ओरली बोला है, इनफॉर्मली बोला है, वो इसमें आएगा, और दूसरा स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। ओके, बीच में अभी तक फाइनल हुआ नहीं ऑडिट, लेकिन उसके बीच में हमारा स्टेटस क्या है, कितना टाइम लगा है, कितना टाइम और लगेगा, ये सब इन्फॉर्म किया जाता है इंटरिम रिटर्न रिपोर्ट्स में। मेरे ख्याल से मालिक क्लियर है? ओके, ये होने के बाद रेगुलर रिटर्न रिपोर्ट। रेगुलर रिटर्न रिपोर्ट नाम ही बता रहा है, यानी जिस दिन मैनेजमेंट ऑडिट कंक्लूड होता है, फाइनल होता है, उस टाइम पे अपन रिपोर्ट देंगे, एंड दैट इज रेगुलर रिटर्न रिपोर्ट। रेगुलर रिटर्न रिपोर्ट इज समथिंग जहां पर ओके ये फॉर्मल होता है, फॉर्मल ऑडिट रिपोर्ट। दिस इज फॉर्मल ऑडिट रिपोर्ट। ओके, ये फॉर्मल ऑडिट रिपोर्ट है जिसमें अपन मैनेजमेंट ऑडिट को कंक्लूड करते हैं। रेगुलर रिटर्न रिपोर्ट जिसके अंदर मैनेजमेंट ऑडिट को पूरा कंक्लूड किया जाएगा। एंड समरी रिटर्न रिपोर्ट इज समथिंग विच इज डेफिनेटली गिवन टू ओके फ्लैश ऑडिट, फ्लैश रिपोर्ट्स। सर फ्लैश रिपोर्ट्स मतलब क्या? फ्लैश रिपोर्ट मतलब एक समरी रिपोर्ट। टॉप मैनेजमेंट इज नॉट इंटरेस्टेड इन पूरा डिटेल्ड रिपोर्ट, रेगुलर रिटर्न रिपोर्ट। टॉप मैनेजमेंट रेगुलर रिटर्न रिपोर्ट देखे जाएगा, नंबर ऑफ पेजेस होंगे, टाइम लग जाएगा, उससे अच्छा उनको समरी बता दो कि भाई हमारा प्राइमरीली मतलब जो ऑडिट कमिटी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, इनको उनके लिए ये रिपोर्ट्स काम आती है, तो इनके लिए ये रिपोर्ट्स, ऑडिट कमिटी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इनके लिए समरी रिटर्न रिपोर्ट्स होनी चाहिए। समरी रिटर्न रिपोर्ट्स का और एक नाम होता है फ्लैश रिपोर्ट्स, ये याद रखिए। ओके, तो सर समरी रिटर्न रिपोर्ट कब देते हैं? ये भी लास्ट में देते हैं जब अपन को पूरी समरी देनी होती है, एक नटशल में बताना होता है कि भाई यार यहां पर हमारे
क्या क्या चीजें थी, क्या क्या चीजें नहीं थी, वो एक समरी बतानी होती है, तब आप देते हो समरी रिपोर्ट। सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट रिपोर्ट्स आर देयर? 4। सबसे पहला ओरल, ओके, इमीडिएट, एकदम सिग्निफिकेंट मैटर है जिसके लिए आप वेट नहीं कर सकते। इंटरिम रिटर्न, ओके, जो ओरल दिया था वो लिखोगे और डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट बताओगे। तीसरा रेगुलर रिटर्न, कंप्लीट ऑफ ऑडिट, उस टाइम पे स्टेटस होगे। एंड समरी रिपोर्ट इज समथिंग व्हिच इज कॉल्ड फ्लैश रिपोर्ट, व्हिच इज गिवन टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड ऑडिट कमिटी। भारत माता की जय। एवरीबॉडी क्लियर? एंड लास्ट क्वेश्चन इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैनेजमेंट रिपोर्ट, मतलब कंटेंट ऑफ मैनेजमेंट रिपोर्ट। तो ये आंसर तो बहुत इजी है, ये आप पढ़ सकते हो, ये आप ही उड़ा सकते हो। टाइटल होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, स्कोप होना चाहिए, फाइंडिंग, कंक्लूजन एंड ओपिनियन होना चाहिए, रिकमेंडेशंस होनी चाहिए, ऑडिटिव व्यू। मैंने आपको क्या बताया था, पार्टिसिपेटिव अप्रोच कर रहे हैं, इसलिए ऑडिटिव व्यू भी इसमें दिया जाता है। ऑडिटिव व्यू मतलब आपका जो मैनेजमेंट है वो क्या कंटेक्स्ट बता रहा है, वो क्यों बता रहा है कि ऐसा होना, वो ऐसे क्यों कर रहा है, वो ऑडिटिव व्यू है। एंड लास्ट में समरी। ओके, तो देयर आर 7 पॉइंट। टाइटल तो कोई इशू नहीं आना चाहिए। ऑब्जेक्टिव, ओके, मकसद क्या था मैनेजमेंट ऑडिट का, स्कोप, आपने क्या क्या चीज कवर की है, आपका फाइंडिंग क्या है, आपका कंक्लूजन क्या है, आपका ओपिनियन क्या है, और आप रेकमेंड क्या करना चाहते हो कि मैनेजमेंट ने क्या चेंज करना चाहिए या मैनेजमेंट को रिप्लेस करना चाहिए, व्हाट इज योर सजेशंस, और वो सजेशन आप देते हो। एंड लास्ट नेक्स्ट इज ऑडिटिव व्यू बताइए एंड समरी बताइए। समरी मतलब एक समरी पॉइंट में बताइए, दैट्स इट, दिस इज समथिंग व्हिच इज कॉल्ड मैनेजमेंट ऑडिट। तो मेरे ख्याल से मैनेजमेंट ऑडिट सबको समझ में आया होगा कि मैनेजमेंट ऑडिट क्या किया हुआ है। तो 40 मिनट्स अपन मैनेजमेंट ऑडिट में लगाए, लेकिन डेफिनेटली आई डू थिंक इट इज वर्थ। आई नो द आंसर्स आर डैम इजी कंपेयर टू अदर चैप्टर्स, लेकिन आंसर का मसाला, आंसर का कंटेक्स्ट मेरे ख्याल से अभी ये 40 मिनट में आपको समझ में आया होगा। Okay, now we are shifting ourselves to the next audit, that is called operational audit. Okay, so let's come to the operational audit. Operational audit को करते हैं and then operational audit के बाद ये लेक्चर एंड कर देंगे, यानी आपका ये एक लेक्चर is including management audit and operational audit, मतलब चैप्टर 3 कंप्लीट। सर ऑपरेशनल ऑडिट में क्या डिस्कशन है? अगर आप देखोगे 4 क्वेश्चन है, जिसमें से चौथा तो देखने की भी जरूरत नहीं है। ओके, पर 4 क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला है डिफरेंस बिटवीन व्हाट? पहला इंटरनल ऑडिट एंड ऑपरेशनल ऑडिट, दूसरा ऑपरेशनल ऑडिट एंड फाइनेंशियल ऑडिट। यानी 2 क्वेश्चन और डिफरेंस बिटवीन के रहेंगे। पहला डिफरेंस बिटवीन होगा इंटरनल ऑडिट और ऑपरेशनल ऑडिट में डिफरेंस बताइए, और एक क्वेश्चन होगा ऑपरेशनल ऑडिट और फाइनेंशियल ऑडिट में डिफरेंस बताइए। ठीक है मालिक, इज दैट पॉइंट क्लियर? तो सर पहले वाले में भी था ना डिफरेंस बिटवीन, ये डिफरेंस बिटवीन था मैनेजमेंट ऑडिट एंड ऑपरेशनल ऑडिट में डिफरेंस बताइए। सॉरी मालिक, सॉरी। तो पहला वाला डिफरेंस बिटवीन था मैनेजमेंट ऑडिट एंड ऑपरेशनल ऑडिट। नाउ डिफरेंस बिटवीन इज इंटरनल ऑडिट एंड ऑपरेशनल ऑडिट में डिफरेंस क्या है, ऑपरेशनल ऑडिट एंड फाइनेंशियल ऑडिट में डिफरेंस क्या है। दूसरा क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ ऑपरेशनल ऑडिट, तीसरा क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑपरेशनल ऑडिट, एंड चौथा क्वेश्चन है रिव्यू ऑफ सिस्टम्स एंड प्रोसीजर। रिव्यू ऑफ सिस्टम एंड प्रोसीजर में और कुछ नहीं है, सिस्टम एंड प्रोसीजर के डेफिनेशन याद रखना है और उसको रिव्यू क्या करना है वो बताना है। तो लास्ट वाला आंसर तो भूल जाइए, आपके मेन 2 एलडीआर रखिए, ये 2 पॉइंट आपके लिए एलडीआर रहेंगे, एक है टाइप्स ऑफ ऑपरेशनल ऑडिट एंड एक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑपरेशनल ऑडिट। ये 2 एलडीआर है, लेकिन ये दोनों क्वेश्चन में आने के पहले अपन डिफरेंस देख लेते हैं। सर अगर इंटरनल ऑडिट और ऑपरेशनल ऑडिट की बात करें तो मैं आपको बता दूं, मैंने आपको यह भी बताया कि अगर पुराना इंटरनल ऑडिट की बात करें, पुराना मतलब 2013 के पहले वाले इंटरनल ऑडिट थे और ऑपरेशनल ऑडिट थे, जमीन आसमान का फर्क था, क्योंकि ट्रेडिशनल इंटरनल ऑडिटर था वो। आज के डेट का जो इंटरनल ऑडिटर है, जो कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 138 बताता है, उसकी जो रिस्पांसिबिलिटीज है, उसका जो काम है, उसके जो फंक्शंस आपने पिछले चैप्टर में पढ़े हैं, ओके, यू आर ऑलरेडी अवेयर द सेम सिमिलर फंक्शंस ऑफ ऑपरेशनल ऑडिटर। देयर इज हार्डली सम डिफरेंस, सम माइन्यूट डिफरेंस व्हिच कैन बी डिस्कस्ड एज सच। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज, यहां पर क्या होगा, यहां पर सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा परसेप्शन। दोनों के इसमें परसेप्शन का डिफरेंस है। परसेप्शन का क्या डिफरेंस है? ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओके, यहां पर जो इंटरनल ऑडिटर है ना, ये प्रोएक्टिव है, ऑपरेशनल ऑडिटर प्रोएक्टिव नहीं है, रिएक्टिव है। ये दोनों का परसेप्शन डिफरेंट है। यानी क्या होता है, इंटरनल ऑडिटर पूरे साल काम करता है, इंटरनल ऑडिटर पूरे साल काम करता है, तो वो प्रोएक्टिवली आपको बता सकता है कि यहां पर ये चीज होनी चाहिए, ये चीज करनी चाहिए। और ऑपरेशनल ऑडिटर होने के बाद आता है और वो तब आपको बताता है कि ये यहां पर डेफिशिएंसी हुई है। दिस इज समथिंग ए वेरी बिग डिफरेंस एज सच। अगेन आई एम टेलिंग यू, दोनों का काम एक ही है। रिव्यू ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, ये भी वही करने वाला है। रिव्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ये भी वही करने वाला है। ऑपरेशन ऑडिटर भी वही करने वाला है। रिव्यू ऑफ अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल, ये भी वही करने वाला है। अरे ऑपरेशन ऑडिटर वही करने वाला जो आपने पिछले वाले में आंसर पढ़ा है। तो सर दोनों में डिफरेंस क्या है? यही तो अपन पढ़ रहे हैं। मैंने आपको क्या बताया, देयर इज हार्डली अ थिन लाइन ऑफ डिफरेंस, मतलब वो कुछ नहीं है पर परसेप्शन है। तो क्या डिफरेंस है वो अपन डिस्कस करें। पहला परसेप्शन डिफरेंस है। परसेप्शन ऐसा है कि इंटरनल ऑडिटर पहले हमको बताएगा, ऑपरेशन ऑडिटर बाद में बताएगा, इसलिए पब्लिक क्या सोचती है, इंटरनल ऑडिटर रखते हैं ऑपरेशन ऑडिटर से ज्यादा। ओके, ऐसा परसेप्शन है। लेकिन इंटरनल ऑडिटर भी अगर आपको मालूम होगा, तो मैंने क्या बोला, रेगुलरली काम करना चाहिए, कंटिन्यूअसली काम करना चाहिए, तब जाके वो परसेप्शन अचीव होगा। लेकिन ये परसेप्शन है कि ये पहले काम करेगा, ये बाद में काम करेगा। दूसरा इश्यूज, मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट, अगेन वापस आते हैं। ओके, जब मैं इश्यूज की तरफ आता हूं, ओके भाई, जो ऑपरेशन ऑडिट का सिस्टम और कंट्रोल्स के प्रति रिकमेंडेशंस रहेंगे, वो करेक्टिव एक्शन जैसे होंगे।
ओके इसको मैं इस तरह से बता सकता हूं। ओके ऑपरेशनल ऑडिटर क्या करेगा, इसको रेक्टिफाई करने बोलेगा। ओके करेक्शन करने बोलेगा ऑपरेशनल ऑडिटर, करेक्शन, इसको करेक्ट करो, इसको रेक्टिफाई करो, यानी सिस्टम एंड प्रोसीजर में चेंजेस करो ऑपरेशनल ऑडिटर, बिकॉज ये रिएक्टिव वाला पॉइंट है, रिएक्टिव। इंटरनल ऑडिटर बिकॉज ही इज प्रोएक्टिव, तो वो करेक्शन से ज्यादा वो एंश्योर करता है इसको मिटिगेट कैसे करे। सर दोनों में फर्क क्या होगा? करेक्शन में ओके द सजेशन कैन गो अप टू चेंज टू सिस्टम एंड प्रोसीजर ऑल्सो, यानी एग्जांपल ऑपरेशन ऑडिटर ये भी बोल सकते हैं ये सॉफ्टवेयर बदल दो, ऑपरेशन ऑडिटर, बिकॉज ये कहीं ना कहीं सेपरेट इंचार्ज होगा। इंटरनल ऑडिटर ऑर्गेनाइजेशन का है, ये बोलेगा इसी सिस्टम के साथ हम लोग कैसे काम कर सकते हैं, ओके इसको रेक्टिफाई कैसे कर सकते हैं, ये बेसिक डिफरेंस है। यानी वन ऑफ द सेकंड पॉइंट इज इश्यूज। ओके जो ऑपरेशन ऑडिटर है ना वो इश्यूज को एज सच डायरेक्टली करेक्ट करने बोलता है, इंटरनल ऑडिटर उसको रेक्टिफाई करके, रेक्टिफाई मतलब एग्जिस्टिंग सिस्टम के साथ या एग्जिस्टिंग रिसोर्स के साथ, क्योंकि इंटरनल ऑडिटर सब कुछ देखता है ऑर्गेनाइजेशन का। तो ये एक सेकंड पॉइंट है जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। एंड थर्ड पॉइंट ओके बाय आर ऑब्जेक्टिव मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेशनल ऑडिट इज ओके जो आपका बिजनेस रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो रहा है कि नहीं है। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेशनल ऑडिटर इज आपका बिजनेस ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहा है कि नहीं, जिस पर्पस के लिए ऑपरेशन कर रहे हो ना, ऑपरेशन क्यों कर रहे हो, व्हाई यू आर डूइंग द ऑपरेशन, बिकॉज यू आर अचीविंग सम बिजनेस ऑब्जेक्टिव, सो वेदर बिजनेस ऑब्जेक्टिव इज अचीव्ड और नॉट बाय डूइंग दिस ऑपरेशन इज मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेशन ऑडिट। इंटरनल ऑडिट इज नॉट ओनली अचीविंग दिस ऑब्जेक्टिव, इंटरनल ऑडिट इज समथिंग व्हिच यू ऑलरेडी अंडरस्टूड इन लास्ट पॉइंट, उसका ऑब्जेक्टिव आप समझ चुके हो, स्कोप आप समझ चुके हो। ओके भाई इंटरनल ऑडिट का मेन मकसद खाली ये नहीं देखना कि अकम्प्लिशमेंट ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव हो रहा है कि नहीं, उसके लिए उससे ज्यादा काम करना है। इवन ही विल प्ले ए रोल प्रोएक्टिवली, मैनेजमेंट को बताएगा कि भाई यार ये फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस है, आगे जीएसटी आने वाला है, याद है एग्जांपल, ये पॉइंट है, तो ये ऑब्जेक्टिव है। तो ये तीन डिफरेंस आपको दिए हुए हैं, तीनों चीज नोट में कवर की है, तीनों आप पढ़ सकते हो, लेकिन लॉजिक आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। फाइनेंशियल ऑडिट और ऑपरेशनल ऑडिट ये तो डिफरेंस आसानी है। तो फाइनेंशियल ऑडिट में सबसे पहला पर्पस क्या है, मेरे को बताओ फाइनेंशियल ऑडिट का पर्पस क्या है। ओके पर्पस एक ही है, टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ओके वेयर ऑपरेशनल ऑडिट का मेन पर्पस क्या है, अभी थोड़ी देर पहले बोला, अकम्प्लिशमेंट ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव और नॉट। तो पहला पर्पस है। दूसरा एरिया, ओके मेरे को बताओ फाइनेंशियल ऑडिट खाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखे उससे बाहर नहीं जाएगा, ऑपरेशनल ऑडिट पूरा ऑपरेशंस को रिव्यू करता है। ही इज नॉट ओनली फोकसिंग ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ही इज नॉट फोकसिंग ओनली ऑन फाइनेंशियल फिगर्स, ही इज फोकसिंग ऑन ऑपरेशन। ओके ऑल एक्टिविटी ऑफ ऑपरेशन, सारी एक्टिविटी 1 2 3 4 5 एक्टिविटी, मतलब 1 2 3 परचेस करते वक्त 1 2 3 4 5 6, ओके सेल्स करते वक्त 1 2 3 4 5 6 की 6 एक्टिविटी लेगा, दैट इज ऑपरेशनल ऑडिट। तो एरिया। तीसरा सिनेरियो रिपोर्टिंग, मालिक अब मेरे को बताओ रिपोर्टिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट जब करोगे तो रिपोर्ट किसको करोगे, शेयर होल्डर। ओके टू शेयर होल्डर को रिपोर्ट करोगे, लेकिन ऑपरेशन ऑडिट का रिपोर्ट वो ऑपरेशंस के हेड जिसने आपको अपॉइंट किया है, जो मैनेजमेंट ने आपको अपॉइंट किया उसको रिपोर्ट किया जाएगा। तो रिपोर्टिंग इज वेरी क्लियर कट। एंड लास्ट पॉइंट इज एंड टास्क। एंड टास्क क्या होगा मालिक, फाइनेंशियल ऑडिट में एंड टास्क क्या होता है, टू प्रोवाइड एन ओपिनियन दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट और नॉट, बट इन ऑपरेशन ऑडिट इट इज द एंड टास्क इज टू टेल देम टू टेक ए करेक्टिव एक्शन। आई टोल्ड यू करेक्टिव एक्शन लेना। तो एंड टास्क दोनों में डिफरेंस है, ये चार चीज ऑपरेशन ऑडिट और फाइनेंशियल ऑडिट में डिफरेंस है। पहला है पर्पस, दूसरा है एरिया, तीसरा है रिपोर्टिंग, चौथा है एंड टास्क। पर्पस फाइनेंशियल ऑडिट का ओपिनियन देना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, ओके ऑपरेशन ऑडिट इज फोकसिंग ऑन ऑपरेशन एरिया ओके फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑपरेशंस। ओके रिपोर्टिंग इज मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ओपिनियन, ओके ऑपरेशन का रिपोर्टिंग इज बेसिकली ऑन करेक्टिव एक्शंस। ओके जो भी है एंड रिपोर्टिंग में वी आर फोकसिंग ऑन मैनेजमेंट को रिपोर्ट करेंगे और ये शेयर होल्डर को रिपोर्ट करेगा। और एंड टास्क क्या होगा, एंड टास्क यहां पर होगा मैं ओपिनियन दूंगा और यहां पर एंड टास्क होगा कि करेक्टिव एक्शंस लेने बोलूंगा, खत्म स्टोरी। ओके ये डिफरेंस बिटवीन ऑपरेशन ऑडिट एंड फाइनेंशियल ऑडिट मेरे ख्याल से मालिक क्लियर है। ओके नाउ द क्वेश्चन कम्स व्हाट और हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑपरेशन ऑडिट आर देयर। ये तो दे मतलब आंसर रीड करके एकदम आराम से समझ में आता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑपरेशन ऑडिट। फर्स्ट इज फंक्शनल ऑडिट, सेकंड इज ऑर्गेनाइजेशनल ऑडिट एंड थर्ड इज स्पेशल असाइनमेंट। फंक्शनल ऑडिट, ऑर्गेनाइजेशनल ऑडिट एंड स्पेशल असाइनमेंट। फंक्शनल ऑडिट, ऑर्गेनाइजेशनल ऑडिट एंड स्पेशल असाइनमेंट। वापस आते हैं, फंक्शनल, ऑर्गेनाइजेशनल, स्पेशल, फंक्शनल, ऑर्गेनाइजेशनल, स्पेशल, फंक्शनल, ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशल। फंक्शनल ऑडिट मतलब ओके फंक्शन, स्पेसिफिक फंक्शन को देखना, स्पेसिफिक फंक्शन को देखना, स्पेसिफिक फंक्शन का ऑडिट करना। एक बिजनेस फंक्शन है उसको ऑडिट करना, एग्जांपल परचेस का ऑडिट करना, सेल्स का ऑडिट करना, सैलरीज का ऑडिट करना, या सिर्फ बिलिंग का ऑडिट करना, बिलिंग का भी ऑडिट करना, बिलिंग का भी एक फंक्शन का ऑडिट करना, सिर्फ एक फंक्शन। ओके वेजेस कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं उसको ऑडिट करना। ओके वो फंक्शन है, फंक्शन को ऑडिट करना, दैट इज कॉल्ड फंक्शनल ऑडिट। फंक्शनल ऑडिट उसको बोलते हैं मालिक, मेरे ख्याल से मालिक क्लियर। ऑर्गेनाइजेशनल, 2 और मोर फंक्शन टुगेदर बिकम एन ऑर्गेनाइजेशनल, यानी एग्जांपल एक डिपार्टमेंट का ऑडिट करना, ओके एक सब्सिडरी का ऑडिट करना, ओके एक पर्टिकुलर यूनिट का ऑडिट करना, एक ब्रांच का ऑडिट करना, दैट इज नथिंग बट ऑर्गेनाइजेशनल। ऑर्गेनाइजेशनल मतलब कीप इन माइंड 2 और मोर फंक्शन टुगेदर इज कॉल्ड एन ऑर्गेनाइजेशनल ऑडिट।
यानी एग्जांपल मैं बोलूंगा परचेज, सेल्स एंड पेरोल तीनों को ऑडिट कर, इट इज एन ऑर्गेनाइजेशनल ऑडिट। मैं बोलूंगा सिर्फ परचेज का ऑडिट कर, दैट इज नथिंग बट फंक्शनल ऑडिट। मैं बोलूंगा सिर्फ बिलिंग का ऑडिट कर, बिलिंग कैसे करते हैं परचेज में या सेल्स में, ओके उसका ऑडिट कर, ओके फंक्शनल ऑडिट। मैं बोलूंगा खाली कैलकुलेशन ऑफ वेजेस कैसे करते हैं उसका ऑडिट कर, ओके फंक्शनल ऑडिट। लेकिन मैं बोल रहा हूं भाई एक सब्सिडरी उसका ऑडिट कर, ऑर्गेनाइजेशनल ऑडिट। मैं बोलूंगा मेरा ब्रांच है उसका ऑडिट कर, ऑर्गेनाइजेशनल ऑडिट। और ब्रांच का ऑडिट मतलब वो फाइनेंशियल ऑडिट में मत जाना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट में मत जाना है, ये ऑपरेशनल ऑडिट है। ब्रांच का ऑपरेशन कैसा है वो देखना है। मैं बोलूंगा भाई एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का ऑडिट करना है, डिपार्टमेंट पूरा डिपार्टमेंट जिसमें मल्टीपल फंक्शंस इन्वॉल्व है, ओके ऑर्गेनाइजेशनल ऑडिट। मालिक क्लियर है? स्पेशल असाइनमेंट ऑडिट, स्पेशल असाइनमेंट मतलब आपको जिस पर्पस के लिए बुलाया गया है उसी पर्पस के लिए। एग्जांपल, मैनेजमेंट को पता करना है कि कैश कैसे हैंडल करते हैं हम लोग, ओके हमारा मैनेजमेंट जो ऑपरेशन है उसमें कैश बराबर हैंडल होता है कि नहीं, एंड दैट इज नथिंग बट अ कॉन्सेप्ट ऑफ ओके स्पेशल असाइनमेंट। स्पेशल असाइनमेंट का लॉजिक देखना होगा मालिक। मालिक क्लियर? मेरे ख्याल से मालिक क्लियर है सब कुछ, ओके थोड़ा सा पता नहीं कुछ तो वापस एरर आ रहा है यार, क्या प्रॉब्लम चालू है भगवान जाने। नेवरदलेस बट टू द एक्सटेंट ये कॉन्सेप्ट रहेगा टाइप्स ऑफ ऑपरेशनल ऑडिट। तो टाइप्स ऑफ, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑपरेशनल ऑडिट आर देयर? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑपरेशनल ऑडिट, वन इज फंक्शनल, वन इज ऑर्गेनाइजेशनल, वन इज स्पेशल असाइनमेंट। 3 ऑडिट है, आपको तीनों कॉन्सेप्ट समझा दिए मालिक। ओके ये होने के बाद नाउ वी आर गोइंग ऑन ऑब्जेक्टिव्स, यानी क्या मकसद है ये ऑपरेशन ऑडिट करवा के, और ये ऑब्जेक्टिव्स देखना है ना, तो दिस इज नथिंग बट स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिट। देख लीजिए आंसर खत्म हो जाएगा। ओके खाली इसमें एक चीज समझानी होगी, लेकिन देख लीजिए अप्रेजल ऑफ कंट्रोल, यानी कंट्रोल जो डाले हुए हैं मैनेजमेंट ने वो कंट्रोल बरोबर है कि नहीं वो देखना है। अप्रेजल ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड प्लान, यानी ऑब्जेक्टिव्स एंड प्लान जो मैनेजमेंट में डाले हुए हैं वो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लान वो अकम्प्लिश हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, यहां पर अकम्प्लिश होने में दिक्कत आ रही कि नहीं ये देखना है। अप्रेजल, अप्रेजल है, अप्रेजल वर्ड है, अप्रेजल। अप्रेजल मतलब क्या? ओके अचीवमेंट, अप्रेज करना, अप्रेज करना। अप्रेजल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बरोबर काम कर रहा है कि नहीं। एग्जांपल मेकर एंड चेकर, ओके एक डिपार्टमेंट है, अगर कुछ परचेज ऑर्डर रेज कर रहा है तो वो किसी और डिपार्टमेंट से अप्रूवल लेगा, उसके बाद ही परचेज ऑर्डर रेज कर पाएगा। ओके ये बरोबर हो रहा है कि नहीं, दिस इज समथिंग व्हिच इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का अप्रेजल। तो अप्रेजल ऑफ कंट्रोल्स, कंट्रोल्स मतलब ऑल इंटरनल कंट्रोल का कॉन्सेप्ट। अप्रेजल ऑफ अकम्प्लिशमेंट ऑफ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स अचीव हुए कि नहीं वो देखना है। अप्रेजल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, यानी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के मेकर एंड चेकर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज जो होती है वो बरोबर हो रही है कि नहीं है। एंड लास्ट इज इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस, यानी इनका इवैल्यूएट करना है परफॉर्मेंस को। सर परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहां पर ऑपरेशन ऑडिट को आएगा, सबसे बड़ा ऑपरेशन ऑडिटर को प्रॉब्लम आएगा कि भाई जब तुम इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस करोगे तो तुम्हें क्राइटेरिया चाहिए होगा, और ये क्राइटेरिया कहां से लोगे ये सबसे बड़ा क्वेश्चन पॉइंट है। Because without criteria, देखो when I say evaluation of performance, so I need to evaluate the performance of that person. ओके एग्जांपल उसने 100 करोड़ का सेल किया, अब 100 करोड़ का सेल किसके साथ इवैल्यूएट करे, किसके साथ? तो क्राइटेरिया होना चाहिए। हाँ भाई क्राइटेरिया, इतना क्राइटेरिया हुआ तो इतना हुआ, इसके सामने अचीव हुआ तो भाई इट्स लाइक बजट्स। ओके भाई अचीव कर लिया, नहीं अचीव हुआ या ज्यादा अचीव हुआ, व्हाट है। तो इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस के लिए हमें क्राइटेरिया सेट करना होगा, और क्राइटेरिया कहां से लाए या क्राइटेरिया किससे लेवे, ऑपरेशन ऑडिट को सबसे बड़ा चैलेंज यही रहता है। सो नेवरदलेस ओके देयर आर 4 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑपरेशन ऑडिट। तो यहां पर तेरे दोनों क्वेश्चन ऑपरेशन ऑडिट के हो गए। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑपरेशन ऑडिट आर देयर? 3, फंक्शनल, ऑर्गेनाइजेशनल एंड स्पेशल। ओके व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑपरेशन ऑडिट? अप्रेजल ऑफ कंट्रोल, अप्रेजल ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड प्लान, अप्रेजल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस। पहले 3 में क्या लिखना है मसाला सर? पहले 3 में तुम्हें यही लिखना है कि पहला पॉइंट है भाई यार कंट्रोल्स बरोबर काम कर रहे हैं कि नहीं। दूसरा ओके आपको बोलना है ऑब्जेक्टिव्स एंड प्लान्स जो डिफाइन किए हुए थे वो अचीव हुए कि नहीं। तीसरा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो बताया हुआ है, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज के रिलेटेड बताया हुआ है या अप्रूवल के लिए बताया हुआ है वो बरोबर फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट इज इवैल्यूएशन ऑफ क्राइटेरिया, इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस जो मैनेजमेंट का ऑपरेशन का हो रहा है वो बरोबर हो रहा है कि नहीं। लेकिन यहां पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ऑडिटर के लिए होगा कि यहां पर क्राइटेरिया सेट कैसे करें या क्राइटेरिया किससे लेवे। एंड वन दैट इज डन, उसके बाद आपका लास्ट है रिव्यू सिस्टम एंड प्रोसीजर। नाउ प्लीज डू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ सिस्टम। सिस्टम मतलब 2 या 2 से ज्यादा चीजें जो साथ में काम करेगी और एक गोल अचीव करेगी। 2 या 2 से ज्यादा चीजें एक साथ में काम करेगी और एक गोल अचीव करेगी। सेट ऑफ इंटर रिलेटेड कंपोनेंट्स ऑपरेटिंग कलेक्टिवली, यानी 2-3 कंपोनेंट है और एक साथ में काम कर रहे हैं और एक गोल अचीव कर रहे हैं, अकम्प्लिशमेंट ऑफ कॉमन गोल, दिस इज कॉल्ड सिस्टम। प्रोसीजर जो आपने पॉलिसी बनाई थी, जो आपने पॉलिसी बनाई उसके लिए प्रोसीजर। एग्जाम्पल आपने पॉलिसी बनाई अनऑथराइज एक्सेस नहीं होना चाहिए, अनऑथराइज एक्सेस नहीं होना चाहिए, तो आपने प्रोसीजर क्या बनाया कि भाई फिजिकल एक्सेस कंट्रोल होगा, यानी दरवाजे पे एक एम्प्लॉय खड़ा रहेगा या लॉक्स लगाएंगे ओके या वीडियो कैमरा लगाएंगे, इस तरह से कुछ प्रोसीजर बनाया आपने। अब आपको ये देखना है जो प्रोसीजर बनाए गए हैं या जो पॉलिसी बनाई गई है उसका रिव्यू करना है वो बरोबर है कि नहीं। तो रिव्यू ऑफ सिस्टम एंड प्रोसीजर इज समथिंग लाइक दैट एंड इट इज ओनली ए शॉर्ट पैराग्राफ। ये आप एक बार रीड मार के छोड़ सकते हो, कुछ नई पॉइंट समझा तो मेरे को बताओ। इसमें 2 चीज है, एक है सिस्टम का डेफिनेशन है जो मैंने आपको बताया, प्रोसीजर का डेफिनेशन है, और इसमें रिव्यू करना
करना है, रिव्यू करना मतलब इवैल्यूएट करना है, और इट इज मोर लिंक्ड विद इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस, जो क्राइटेरिया सेट करने का पॉइंट है ना, उसी के डिस्कशन में। सो नेवरदलेस दिस इज समथिंग व्हिच इज कॉल्ड एन ऑपरेशनल ऑडिट एंड मैनेजमेंट ऑडिट। यहां पर आपका ये चैप्टर खत्म होता है मालिक। सो यहां तक की कहानी आपकी चैप्टर 2 और चैप्टर 3 अपने ये दोनों लेक्चर में खत्म हो गया मालिक। ओके, तो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर मालिक, टेक केयर।